Hello everyone. Now today we are going to start another topic in unit number 1 and name of this topic is steam turbine. So जैसा कि स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले हमने यूनिट नंबर 1 में दो चैप्टर या दो टॉपिक को डिस्कस किया था। तो वो टॉपिक थे, जो फर्स्ट टॉपिक था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स और उसके बाद हमने डिस्कस किया था बॉयलर्स। ठीक है, अब उसके बाद हम जो ये चैप्टर जो डिस्कस करने जा रहे हैं स्टीम टरबाइन, कि स्टीम टरबाइन एक्चुअल में होता क्या है। और अगर हम बात करें आरटीयू एग्ज़ाम की, तो आरटीयू एग्ज़ाम में स्टीम टरबाइन में से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो इस टॉपिक को हमें बहुत अच्छे से डिस्कस करना है। सो स्टीम टरबाइन क्या होता है, उससे पहले हम बात करेंगे स्टीम की कि एक्चुअल में स्टीम क्या होता है, देन लेटर वी विल डिस्कस टरबाइन। सो स्टीम इज वाटर इन इट गैसेस फॉर्म। स्टीम एक तरह का वाटर का गैसेस फॉर्म होता है, प्रोड्यूस व्हेन वाटर इज हीटेड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट और अबव। जब कभी वाटर को हम हीट करते हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट पे या उससे अबव, एंड इट कैरीज थर्मल एनर्जी, और इस थर्मल एनर्जी को कैरी करके दैट कैन बी यूज टू डू वर्क में कन्वर्ट किया जाता है। तो स्टीम वाटर का वो गैसेस फॉर्म है जहाँ पर वाटर को हीटअप किया जाता है उसके बॉइलिंग पॉइंट पे या उसके अबाव, देन उसके बाद जो थर्मल एनर्जी है उसको कैरी करके वर्क में यूटिलाइज किया जाता है, उसे हम कहते हैं स्टीम। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टीम। तो स्टीम के कितने टाइप्स हो सकते हैं। सो स्टार्टिंग वेट स्टीम। तो वेट स्टीम भी स्टीम का ही एक टाइप होता है। सो स्टीम कंटेनिंग वाटर ड्रॉपलेट अलॉन्ग विथ वेपर। तो कोई भी स्टीम है जिसमें वाटर के ड्रॉपलेट्स हो वेपर के साथ, उस स्टीम को हम बोलेंगे वेट स्टीम। सो ऐसी स्टीम जिसमें वेपर्स तो हो बट उसके साथ साथ वाटर के ड्रॉपलेट्स भी हो, तो उसे हम वेट स्टीम कहेंगे। उसके बाद होता है ड्राई स्टीम। स्टीम विदाउट मॉइस्चर, ऐसी स्टीम जिसमें कोई भी मॉइस्चर ना हो, मतलब वाटर के कोई भी ड्रॉपलेट्स ना हो, तो ऐसी स्टीम को हम कहेंगे ड्राई स्टीम। ठीक है, अब यह भी बोल सकते हैं कि उस स्टीम का जो टेम्परेचर हो वो ज़्यादा नहीं होगा बट उसमें वाटर के कोई भी मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होंगे, तो इस स्टीम को हम बोलेंगे ड्राई स्टीम। अब बात करते हैं ड्राई सेचुरेटेड स्टीम। सो ड्राई सेचुरेटेड स्टीम क्या होता है, स्टीम एट बॉइलिंग टेम्परेचर विथ नो मॉइस्चर। अब स्टीम का एक ऐसा टेम्परेचर जो कि बॉइलिंग टेम्परेचर को शो करता है, उसके साथ उस स्टीम में कोई भी मॉइस्चर ना हो या कोई भी वाटर ना हो, तो ऐसी स्टीम को हम बोलते हैं सेचुरेटेड स्टीम। और कौन सी सेचुरेटेड स्टीम बोलेंगे, ड्राई सेचुरेटेड स्टीम। और जो ड्राई सेचुरेटेड स्टीम है उसका टेम्परेचर ड्राई स्टीम के कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा होता है। बात करते हैं सुपर हीटेड स्टीम, और ये हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट स्टीम होती है। अब चूँकि हम बात करते हैं कि थर्मल एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करना, दैट मीन्स यह एक पावरफुल स्टीम होती है और इस स्टीम से ही हम फाइनली वर्क में उसको कन्वर्ट करते हैं। अगर हम इसकी स्टीम की डेफिनेशन की बात करें, स्टीम हीटेड अबव बॉइलिंग टेम्परेचर, वेरी ड्राई एंड वेरी हाई एनर्जी। अगर इस स्टीम के टेम्परेचर की बात करें तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो बॉइलिंग टेम्परेचर से भी ज़्यादा होता है, और इस स्टीम की खासियत ये होती है कि काफ़ी ड्राई होती है और इसमें जो एनर्जी होती है वो काफ़ी हाई एनर्जी हो सकती है। यूँ बोले कि इस स्टीम में जो प्रेशर होता है वो भी काफ़ी हाई होता है, और इसी स्टीम का हम सबसे ज़्यादा यूज़ टरबाइन में करते हैं, टरबाइन को रन कराने के लिए। बात करते हैं मोस्ट कॉमनली यूज इन टरबाइन, और टरबाइन में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली स्टीम कौन सी है। इन सभी स्टीम में सुपर हीटेड स्टीम है वो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है टरबाइन। तो हमने स्टीम को तो डिस्कस कर लिया, अब हम बात करते हैं टरबाइन की। टरबाइन एक्चुअल में होता क्या है। टरबाइन इज अ मैकेनिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ ए मूविंग फ्लूइड, और मूविंग फ्लूइड क्या हो सकता है, स्टीम हो सकता है, वाटर हो सकता है, गैस हो सकता है या एयर हो सकता है, इनटू मैकेनिकल एनर्जी बाय रोटेटिंग अ शाफ्ट। अगर हम टरबाइन की डेफिनेशन की बात करें तो टरबाइन एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस होता है जो मूविंग फ्लूइड की जो एनर्जी है, मूविंग फ्लूइड में आपका स्टीम, वाटर, गैस या एयर हो सकता है, उसे हम
मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे बाय रोटेटिंग अ शाफ्ट। ठीक, तो इस डिवाइस को हम बोलते हैं टरबाइन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टरबाइन समझ में आ गया है। So finally we will talk about steam turbine. So steam turbine is a mechanical device that converts thermal energy of steam into mechanical energy by the continuous rotation of blade mounted on a shaft. So अगर हम स्टीम टरबाइन के कॉन्सेप्ट की बात करें तो स्टीम टरबाइन एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जो स्टीम की थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है बाय द कंटिन्यूस रोटेशन ऑफ ब्लेड के कंटिन्यूस रोटेशन के कारण। और चूँकि जो ब्लेड है वो माउंटेड होती है शाफ्ट पर। तो इसको हम यहाँ पर एक एनिमेशन मॉडल से समझ सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जब स्ट्रीम नोजल के थ्रू पास होती है, अब चूंकि नोजल का मेन काम क्या होता है कि जो स्टीम की जो प्रेशर एनर्जी है उसको ड्रॉप करता है और उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करता है। सो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ ये ब्लेड पर क्या करती है, स्ट्राइक करती है, तो जिससे ब्लेड का क्या होता है, रोटेशन होता है। सो कहीं ना कहीं जो स्टीम की जो थर्मल एनर्जी है तो वो ब्लेड के रोटेशन के साथ कहीं ना कहीं मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम इसको आगे भी देख सकते हैं कि चूंकि ये जो टरबाइन है इसका कनेक्शन होता है जनरेटर की शाफ्ट के साथ। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक पुली सिस्टम से टरबाइन इस जनरेटर शाफ्ट को क्या करती है, ड्राइव कराती है, जिससे इस जनरेटर के कारण इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और उसी के साथ इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि स्टीम टरबाइन क्या होता है कि स्टीम टरबाइन में जो स्टीम की जो थर्मल एनर्जी है उसको रोटेशन या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और यही मैकेनिकल एनर्जी फर्दर जनरेटर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट करता है। यही कॉन्सेप्ट होता है स्टीम टरबाइन का। सो ये इमेज में भी आप देख सकते हो। So where we can see a nozzle, blades, rotor and shaft. So स्टेशनरी नोजल, अब यहाँ पर स्टेशनरी नोजल जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये स्टेशनरी नोजल है। तो फिक्स कंपोनेंट फिटेड इन द टरबाइन केजिंग। सो टरबाइन केजिंग में एक फिक्स कंपोनेंट यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं नोजल, और ये एक तरह का स्टेशनरी पार्ट होता है। और अगर बात करें इसके फंक्शन की तो कन्वर्ट प्रेशर एनर्जी ऑफ स्टीम इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि जो स्टीम की जो प्रेशर एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम होता है। उसके बाद प्रोड्यूस हाई वेलोसिटी जेट ऑफ स्टीम एक्सपांड कंप्लीटली इन द नोजल, प्रेशर ऑफ स्टीम ड्रॉप शार्पली, वेलोसिटी इंक्रीजेस। अगर हम बात करें प्रोड्यूस हाई वेलोसिटी जेट ऑफ स्टीम मीन्स जो स्टीम होती है वो नोजल में क्या करती है, एक्सपांड करती है कंप्लीटली तरीके से। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नोजल का मेन फंक्शन ये होता है कि जो स्टीम आती है नोजल में तो वो सबसे पहले स्टीम के प्रेशर को क्या करता है, ड्रॉप करता है। प्रेशर को ड्रॉप करने के साथ ये इसकी वेलोसिटी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। डायरेक्ट स्टीम एट द करेक्ट एंगल, और डायरेक्ट स्टीम जो होती है वो करेक्ट एंगल पर मूविंग ब्लेड्स पर क्या करती है, इम्पैक्ट करती है। अब बात करें इसके दूसरे पार्ट की जो है बकेट्स या मूविंग ब्लेड्स। सो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये जो कर्व टाइप की जो शेप दिख रही है ये है बकेट्स या इसको मूविंग ब्लेड्स कह सकते हैं। और ये किस पर माउंटेड है, ये आपके रोटेटिंग व्हील या डिस्क पर माउंटेड है ब्लेड्स। सो कर्व ब्लेड माउंटेड ऑन द व्हील आर रोटर, जो कर्व ब्लेड है वो माउंटेड है व्हील पर, आर ऑल्सो कॉल्ड बकेट इन द इम्पल्स टरबाइन। और इम्पल्स टरबाइन में इसको हम बकेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, सो ये जो कर्व ब्लेड है इसको एक तरह से हम बकेट्स भी कहेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें इसके बकेट्स के फंक्शन की, सो इसका फंक्शन क्या होता है, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द स्टीम जेट। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, स्टीम जेट के डायरेक्शन को चेंज करना। ठीक है, सो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जो स्टीम है जब ये मूविंग ब्लेड पर स्ट्राइक करती है तो ये इसके डायरेक्शन को क्या करती है, चेंज करती है। सो एक्सट्रैक्ट एनर्जी ड्यू टू चेंज इन मोमेंटम। सो इसके मोमेंटम में जो चेंज होता है उसी के कारण ये एनर्जी को क्या करती है, एक्सट्रैक्ट करती है। क्योंकि मूविंग ब्लेड का मेन काम क्या होता है कि जो भी स्टीम की एनर्जी है उसको पूरी तरह से क्या करना, कंज्यूम करने का काम होता है। उसके बाद
स्टीम इंटर द बकेट, जब स्टीम बकेट पर इंटर करती है एंड फ्लो ओवर द कर्व सरफेस, और इसके कर्व सरफेस पर क्या करती है, फ्लो करती है, और उसके साथ जहाँ पर स्ट्राइक करने के बाद इसके कर्व सरफेस पे ये फ्लो करती है और इसकी अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या करती है, लीव करती है, और इसी से आपको यहाँ पर एक इम्पैक्ट मोशन मिलता है। सो दिस प्रोड्यूसेस अन इम्पल्स फोर्स कॉजिंग द व्हील टू रोटेट, और इसी इम्पल्स फोर्स के कारण जो व्हील है ये क्या करता है, रोटेट करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर हुआ। नाउ दिस इज अ कंप्लीट इमेज ऑफ स्टीम टरबाइन। अब हम इसे डिटेल में समझेंगे। सो मेन पार्ट ऑफ स्टीम टरबाइन, स्टीम टरबाइन के कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं। तो पहला है हाई प्रेशर इनलेट, जो कि जैसे कि डाउनवर्ड रेड एरो है, तो यहाँ पर स्टीम इंटर करेगी, जो हाई प्रेशर स्टीम है वो इंटर करेगी, तो इस सेक्शन को बोलेंगे हाई प्रेशर इनलेट। उसके बाद एडमिशन सेक्शन, एडमिशन सेक्शन जहाँ से ये एडमिट करती है, इंटर करती है स्टीम। उसके बाद ये है फिक्स ब्लेड, फिक्स ब्लेड को या तो नोजल ब्लेड या गाइड ब्लेड के नाम से हम जानते हैं। तो इसका मेन काम क्या होता है, गाइड ब्लेड का मेन काम ये होता है कि जो स्टीम का जो फ्लो है उसको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करना, ताकि क्योंकि जो स्टीम है वो नंबर ऑफ स्टेजेस या नंबर ऑफ टरबाइन से या नंबर ऑफ ब्लेड से पास होकर जाती है, तो इसको एक तरह का डायरेक्शन प्रोवाइड करने का मेन काम होता है फिक्स ब्लेड का। उसके बाद है मूविंग ब्लेड। अब ये मेन ब्लेड्स होती है जो कि काइनेटिक एनर्जी को क्या करती है, कंज्यूम करती है, जो कि शाफ्ट पर क्या होती है, माउंटेड होती है। उसके बाद ब्लेड व्हील और रोटर डिस्क, तो ये जो ब्लेड्स व्हील बोल सकते हैं या इसको हम रोटर डिस्क बोल सकते हैं। उसके बाद ये है टरबाइन शाफ्ट, अपर केजिंग, सो अपर केजिंग, और ये है आपका लोअर केजिंग टरबाइन। फिर शाफ्ट सील और ग्लैंड सील, तो ये सील प्रोवाइड की गई है तो इसको बोलोगे शाफ्ट सील। और ये डायाफ्राम सील, डायाफ्राम सील यहाँ पर आप देख सकते हो, ये डायाफ्राम सील। और एग्जॉस्ट सेक्शन, सो स्टीम जब इंटर करती है और स्टीम करने के बाद जब ये एग्जिस्ट करती है तो इस सेक्शन को बोला जाता है एग्जॉस्ट सेक्शन। उसके बाद लो प्रेशर आउटलेट, जैसे कि आपका हाई प्रेशर इनलेट था, उसी तरह जब स्टीम एग्जॉस्ट सेक्शन के थ्रू एग्जिट करती है तो एक तरह से उसका जो प्रेशर है वो लो हो जाता है, तो उस सेक्शन को बोलते हैं लो प्रेशर आउटलेट। सो फर्स्ट पॉइंट इज हाई प्रेशर इनलेट। अब हम इसे डिटेल में समझते हैं कि हाई प्रेशर इनलेट में क्या होता है। सो एंट्री पॉइंट वेयर हाई प्रेशर, high temperature steam from the boiler enter the turbine and steam energy is maximum at this point. So जैसे कि हम जानते हैं कि हाई प्रेशर बॉयलर से जो स्टीम प्रोड्यूस होती है तो वो स्टीम कहीं ना कहीं स्टीम टरबाइन की ओर इंटर करती है। तो स्टीम टरबाइन की जब और वो इंटर करेगी तो स्वाभाविक है कि ये इसका एक तरह का एंट्री पॉइंट होगा। इस एंट्री पॉइंट पे जो स्टीम है उसका प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होगा और उसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होगा, और यहाँ पर इस पॉइंट पर जो स्टीम की जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। उसके बाद कनेक्टेड टू द स्टीम चेस्ट आर एडमिशन सेक्शन, और ये जो हाई प्रेशर इनलेट है ये कहीं ना कहीं या तो स्टीम चेस्ट या एडमिशन सेक्शन के साथ क्या होगा, कनेक्शन होगा। और डिज़ाइन टू विथस्टैंड वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, और इसको इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि ये इसके प्रेशर और टेम्परेचर को सस्टेन कर सके। तो इस तरह हम हाई प्रेशर इनलेट को यहाँ पर समझ सकते हैं। उसके बाद है एडमिशन सेक्शन। सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ हाई प्रेशर इनलेट हम बात करते हैं एडमिशन सेक्शन की। तो एडमिशन सेक्शन का जो कनेक्शन होता है हाई प्रेशर इनलेट से जस्ट बाद में होता है, और इसका मेन काम क्या होता है, जस्ट इंटर करने का काम होता है, किसको, स्टीम को, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूट स्टीम यूनिफॉर्मली टू द फिक्स ब्लेड, इसका जो मेजर फंक्शन होता है वो जो स्टीम को यूनिफॉर्मली तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है किसमें, फिक्स ब्लेड में। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो इसको फिक्स ब्लेड या एक तरह से नोजल बोले, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि केजिंग के साथ जो ब्लेड्स अटैच्ड हैं इसको बोलेंगे फिक्स ब्लेड। तो एडमिशन सेक्शन का मेन काम ये होता है कि जितनी भी स्टीम है इसको यूनिफॉर्मली तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, नंबर ऑफ स्टेज, जो टरबाइन की जो नंबर ऑफ स्टेजेस है वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने का इसका मेन काम होता है, ठीक है।
सो इंश्योर स्मूथ एंड कंट्रोल एंट्री ऑफ स्टीम इनटू द टरबाइन स्टेज। और ये एक तरह से इंश्योर स्मूथ एंड कंट्रोल एंट्री का काम करता है, किसकी, स्टीम की, कहाँ की ओर, टरबाइन स्टेजेस की ओर। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो टरबाइन स्टेजेस हैं, नंबर ऑफ स्टेजेस यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो कुछ स्टेजेस दिख रही है टरबाइन की, तो यहाँ पर एक तरह से स्मूथ और कंट्रोल एंट्री के लिए भी इसका मेन काम होता है। उसके साथ ये हेल्प करता है रिड्यूस शॉक एंड लॉसेस। तो इस टरबाइन के अंदर जितने भी शॉक्स हैं या इम्पैक्ट है, जो वाइब्रेशन है या कुछ लॉसेस है, उसको रिड्यूस करने के लिए भी एडमिशन सेक्शन का मेन काम होता है। उसके बाद ऑफन इंक्लूडेड कंट्रोल वॉल्व फॉर रेगुलेटिंग स्टीम फ्लो। और जनरली यहाँ पर कंट्रोल वॉल्व इंक्लूड होते हैं स्टीम के फ्लो को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, तो ये होता है आपका एडमिशन सेक्शन। नाउ नेक्स्ट इज फिक्स ब्लेड आर नोजल ब्लेड, या एक तरह से इसको बोल सकते हैं गाइड वेंस। अब जैसे कि इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, फिक्स ब्लेड का जो कनेक्शन होता है किसके साथ होता है, टरबाइन की केजिंग के साथ होता है। तो टरबाइन की केजिंग के साथ जो ब्लेड कनेक्टेड होती है उसको बोलेंगे हम फिक्स ब्लेड, या फिक्स ब्लेड को नोजल ब्लेड, या एक तरह से गाइड वेंस भी बोलते हैं। गाइड वेंस का मेन काम क्या होता है, स्टीम को एक गाइड वे प्रोवाइड करने का। अब यहाँ पे दीज आर स्टेशनरी ब्लेड माउंटेड ऑन द केजिंग। अभी मैंने बताया कि ये एक तरह की फिक्स या स्टेशनरी ब्लेड्स होती है जो कि केजिंग पर माउंटेड होती हैं। उसके बाद इसका अगर मेन फंक्शन की बात करें, कन्वर्ट प्रेशर एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो मेन काम क्या है कि प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम। क्योंकि एक तरह का नोजल ही है, तो नोजल का फंक्शन तो आप जानते ही हैं कि प्रेशर एनर्जी को ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। उसके बाद डायरेक्ट स्टीम एट द करेक्ट एंगल ऑन टू मूविंग ब्लेड्स। और फिर उसके साथ ये स्टीम को डायरेक्ट करता है करेक्ट एंगल से मूविंग ब्लेड की ओर। इन इम्पल्स टरबाइन एक नोजल, और इम्पल्स टरबाइन में ये एक तरह से नोजल की तरह काम करता है। एंड रिएक्शन टरबाइन स्टीम एक्सपांड पार्शियली हियर। और अगर हम रिएक्शन टरबाइन की बात करें तो यहाँ पर जो स्टीम है एक्सपांड करती है पार्शियली। अब है नेक्स्ट है मूविंग ब्लेड। अब मूविंग ब्लेड का मेन फंक्शन क्या होता है, चूंकि आप देख पा रहे हो कि जो मूविंग ब्लेड्स हैं ये कनेक्शन होता है किसके साथ, टरबाइन के साथ, और यही आपकी मेन ब्लेड्स होती है जो काइनेटिक एनर्जी को कंज्यूम करती है। ठीक है, सो माउंटेड ऑन द ब्लेड व्हील या रोटर, या व्हील या रोटर पर ये जो ब्लेड क्या करती है, माउंटेड होती है। इसको हम क्या बोलेंगे, मूविंग ब्लेड्स। सो स्टीम स्ट्राइक दिस ब्लेड्स एंड कॉजेस रोटेशन ऑफ द शाफ्ट। और जो स्टीम होती है वो इस ब्लेड पर स्ट्राइक करती है और यही शाफ्ट के रोटेशन का एक कॉज होता है। ठीक है, और क्योंकि जब स्टीम स्ट्राइक करेगी ब्लेड्स के ऊपर, ठीक है, तो ये ब्लेड माउंटेड किस पे होती है, शाफ्ट के ऊपर माउंटेड होती है, और इसी ब्लेड के रोटेशन के कारण शाफ्ट का भी क्या होगा, रोटेशन होगा। ठीक है, उसके बाद एनर्जी ट्रांसफर ऑकर ड्यू टू, और इसमें जो एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है वो किसके कारण होता है, फर्स्ट चेंज इन मोमेंटम, जिसको आप बोलोगे इम्पल्स। सो इसकी जो मोमेंटम में क्या चेंज हो रहा है, ठीक है, उसको बोलोगे इम्पल्स। और उसके बाद प्रेशर ड्रॉप, जो कि रिएक्शन टरबाइन, तो रिएक्शन टरबाइन में प्रेशर का भी क्या होगा, ड्रॉप होगा। और मेड ऑफ हाई स्ट्रेंथ अलॉय स्टील टू रेसिस्ट। अब जो मूविंग ब्लेड्स होती है वो हाई स्ट्रेंथ अलॉय स्टील से बनी होती है, जो क्या किसको रेसिस्ट करती है, वो रेसिस्ट करती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, दूसरा थर्मल स्ट्रेसेस को, और तीसरा स्टीम एरोजन। तो ये इन तीन तरह के इफेक्ट को क्या करती है, रेसिस्ट करती है। उसके बाद होता है ब्लेड व्हील और रोटर डिस्क। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये ब्लेड व्हील या रोटर व्हील है। सो इसमें सर्कुलर डिस्क माउंटेड ऑन द शाफ्ट। तो यहाँ पर एक सर्कुलर डिस्क माउंटेड होती है शाफ्ट पर, होल्ड द मूविंग ब्लेड फर्मली, और ये मूविंग ब्लेड को होल्ड करने का काम करती है। तो ये मूविंग ब्लेड है, इसको होल्ड करने का काम करेगी। उसके साथ रोटेट व्हेन स्टीम पासेस ओवर मूविंग ब्लेड, और जब स्टीम मूविंग ब्लेड से पास होकर जाएगी, ठीक है, तो रोटेट व्हेन स्टीम पासेस ओवर मूविंग ब्लेड, और ये रोटेट कब होगी, जब स्टीम मूविंग ब्लेड से पास होकर जाती है। उसके बाद ट्रांसमिट मैकेनिकल एनर्जी टू द शाफ्ट, और ये मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसमिट करती है शाफ्ट पर। ठीक है, अब बात करते हैं शाफ्ट की। अब ये जो शाफ्ट है इसको हम बोलेंगे टरबाइन शाफ्ट। अब शाफ्ट का मेन फंक्शन क्या होता है,
सेंट्रल रोटेटिंग मेंबर ऑफ द टरबाइन। तो टरबाइन का एक सेंट्रल रोटेटिंग मेंबर होता है, इसको हम बोलेंगे शाफ्ट। और ट्रांसफर मैकेनिकल पावर फ्रॉम टरबाइन टू जनरेटर आर लोड। अब स्वाभाविक है कि जो स्टीम है वो स्ट्राइक करती है मूविंग ब्लेड पर, तो मूविंग ब्लेड क्या करता है, रोटेशन करने का काम करता है। अब ये जो मूविंग ब्लेड किस पर माउंटेड होती है, शाफ्ट पर। तो ये जो शाफ्ट है इसको एक तरह से बोलते हैं टरबाइन शाफ्ट। तो स्वाभाविक है कि इस ब्लेड का रोटेशन होने के बाद इस शाफ्ट का भी रोटेशन होता है, और ये जो शाफ्ट का रोटेशन होता है कहीं ना कहीं एक तरह से मैकेनिकल पावर डेवलप होता है, और यही मैकेनिकल पावर टरबाइन का जनरेटर को ट्रांसफर किया जाता है। उसके बाद सपोर्टेड बाय बियरिंग, और ये जो शाफ्ट है वो बियरिंग के द्वारा क्या होती है, सपोर्टेड होती है। और मेड ऑफ फोर्ज अलॉय स्टील फॉर हाई स्ट्रेंथ, और जो बनाया जाता है वो अलॉय स्टील को फोर्ज ऑपरेशन के थ्रू हाई स्ट्रेंथ में बनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो मटेरियल होता है शाफ्ट का वो कैसा होता है, ये होता है हाई स्ट्रेंथ वाला, और इसको जो बनाया जाता है किस ऑपरेशन से बनाया जाए, फोर्जिंग ऑपरेशन के द्वारा इस शाफ्ट को तैयार किया जाता है। Now the next point is upper casing. So upper half of the turbine casing. So ये जो टरबाइन की जो केजिंग होती है तो इसका जो अपर पार्ट ऑफ द केजिंग इज कॉल्ड एज ए अपर केजिंग। ठीक है, इनक्लोजेस स्टीम पाथ एंड ब्लेड्स। सो जो टरबाइन की जो ब्लेड्स होती है और जो स्टीम का जो पाथ होता है इसको एक तरह से हाउसिंग प्रोवाइड करने का काम करता है अपर केजिंग। और डायरेक्ट स्टीम फ्लो एंड प्रिवेंट लीकेज, स्टीम का एक डायरेक्ट फ्लो कराने का काम, और उसके साथ कि स्टीम में जो लीकेज हो उसको रोकने का काम करता है अपर केजिंग। फिर उसी की तरह लोअर केजिंग, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था अपर केजिंग। सो ये जो आउटलेट या जो एग्जॉस्ट सेक्शन से जो कनेक्टेड केजिंग है इसको बोलेंगे आप लोअर केजिंग। सो लोअर हाफ ऑफ द टरबाइन केजिंग, तो टरबाइन केजिंग का जो लोअर हाफ है उसको कहेंगे हम लोअर केजिंग। सपोर्ट इंटरनल कंपोनेंट्स, तो टरबाइन के जो इंटरनल कंपोनेंट्स हैं उसको सपोर्ट करने का काम करता है। उसके बाद कलेक्ट एग्जॉस्ट स्टीम एंड डायरेक्ट इट टू द आउटलेट, तो जो एग्जॉस्ट स्टीम है उसको कलेक्ट करने का काम करता है, और उसके साथ एंड डायरेक्ट इट टू द आउटलेट, और उसको आउटलेट की ओर मूव करने का काम करता है लोअर केस। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज शाफ्ट सील और ग्लैंड सील। अब ये शाफ्ट सील या ग्लैंड सील क्या होता है इसको हम यहाँ पर समझते हैं। सो लोकेटेड वेयर द शाफ्ट पासेस थ्रू द केजिंग। अब जो शाफ्ट है वो केजिंग से पास होकर जाती है, तो स्वाभाविक है कि शाफ्ट और केजिंग के बीच में एक सील प्रोवाइड की जाती है। अब इस सील का मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है प्रिवेंट करने का। क्या प्रिवेंट करने का, स्टीम लीकेज फ्रॉम द टरबाइन। अब जब टरबाइन में जो स्टीम होती है वो मूविंग ब्लेड पर स्ट्राइक करती है, तो स्वाभाविक है कि वो मूविंग ब्लेड स्टीम की काइनेटिक एनर्जी को कंज्यूम करती है, और उसके साथ साथ इसका मेन काम ये होता है इस सील का कि टरबाइन में से स्टीम का लीकेज न हो, उसके साथ एयर एंट्री इनटू टरबाइन, और ये भी प्रिवेंट करने का काम करता है कि टरबाइन में किसी तरह की एयर की एंट्री ना हो, खास करके जो कंडेंसर के बिल्कुल पास में होता है। उसके बाद यूजुअली लेब्रिंथ टाइप सील्स आर यूज्ड, और जो यहाँ पर जो सील यूज़ करते हैं उसको एक तरह से लेब्रिंथ टाइप बोलते हैं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है डायाफ्राम सील। सो अभी हमने शाफ्ट सील के बारे में डिस्कस किया था, अब हम बात करते हैं डायाफ्राम सील। तो डायाफ्राम सील एक्चुअल में होता क्या है, तो इस शाफ्ट के अराउंड में नंबर ऑफ स्टेजेस पर जो सील प्रोवाइड की जाती है उसको हम बोलते हैं डायाफ्राम सील। सो फिटेड बिटवीन स्टेजेस अराउंड द शाफ्ट, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है। उसके बाद इसका मेन फंक्शन क्या होता है, प्रिवेंट स्टीम लीकेज फ्रॉम हाई प्रेशर साइड टू लो प्रेशर साइड। सो ये लीकेज को प्रिवेंट करने का काम करता है, कहाँ से, हाई प्रेशर साइड से लो प्रेशर साइड की ओर। उसके बाद इम्प्रूव इफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग इंटरनल लॉसेस। ठीक है, तो इंटरनल लॉसेस को रिड्यूस करते हुए ये इफिशिएंसी को क्या करता है, इम्प्रूव करता है या इसकी इफिशिएंसी को बढ़ाता है। और अल्सो सपोर्ट फिक्स ब्लेड इन मल्टी स्टेज टरबाइन, और ख़ास करके मल्टी स्टेज टरबाइन में ये ब्लेड्स को सपोर्ट करने का काम करता है। कौन सी ब्लेड को, फिक्स ब्लेड या नोजल ब्लेड को सपोर्ट करने का काम करता है डायाफ्राम से।
नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एग्जॉस्ट सेक्शन। सो इस कंप्लीट स्टीम टरबाइन में आप देख सकते हो ये है एग्जॉस्ट सेक्शन। अब एग्जॉस्ट सेक्शन क्या होता है उसे हम यहाँ पर डिटेल में समझते हैं। सो कलेक्ट लो एनर्जी स्टीम आफ्टर पासिंग थ्रू ऑल स्टेजेस। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर इस केजिंग के अंदर नंबर ऑफ मूविंग प्लेट्स होती हैं, तो जो स्टीम होती है उसकी एनर्जी यहाँ पर काफ़ी हाई होती है। तो ये जब नंबर ऑफ स्टेजेस से पास होकर जाती है तो स्वाभाविक है कि नंबर ऑफ स्टेजेस में यहाँ कई मूविंग प्लेट्स भी होती हैं। तो मूविंग प्लेट क्या करती है, इसकी स्टीम की जो एनर्जी को कंज्यूम करती हैं। तो स्वाभाविक है कि ये यहाँ तक एंड तक आते आते इसकी जो एनर्जी होती है वो काफ़ी लो हो जाती है। ठीक है, उसके बाद गाइड्स स्टीम स्मूथली टुवर्ड द आउटलेट। और सबसे इम्पोर्टेंट काम इसका ये भी है कि जब ये नंबर ऑफ स्टेजेस से पास होकर जब आगे की ओर मूव करती है तो ये एक तरह का इसको गाइड करने का काम करती है आउटलेट की ओर। ठीक है, उसके बाद डिज़ाइन टू मिनिमाइज प्रेशर लॉसेस। इसको इस तरह डिज़ाइन किया जाता है इसमें जितने भी प्रेशर लॉसेस है उसको क्या कर सके, मिनिमाइज कर सके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लो प्रेशर आउटलेट। अब जब ये स्टीम एग्जॉस्ट सेक्शन से बाहर जब दूसरे सेक्शन में जाती है तो वो एक तरह से इसका एक तरह का एग्जिट पॉइंट होता है टरबाइन का। ठीक है, तो एग्जिट पॉइंट ऑफ टरबाइन मीन्स एग्जिट पॉइंट ऑफ स्टीम फ्रॉम टरबाइन। तो टरबाइन से जो स्टीम का जो एग्जिट पॉइंट होता है, क्योंकि ये जो पोर्शन है जहाँ से स्टीम ने एंट्री करी थी और ये जो पोर्शन है जहाँ से स्टीम क्या करती है, एग्जिट करती है। अब स्टीम गोज टू, अब स्टीम जाती कहाँ है, या तो वो जाएगी कंडेंसर में जहाँ पे उसका कंडेंशन होता है, या फिर प्रोसेस हीटिंग। प्रोसेस हीटिंग का मतलब था किसी चीज़ को हीटअप करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। या तो स्टीम जो होगी कंडेंसर में जाएगी जहाँ पे उसका कंडेंसेशन होता है, मीन्स उसके फेस को चेंज किया जाता है, वो स्टीम से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उससे स्टीम से उसका लिक्विड में फेस चेंज होता है। या फिर प्रोसेस हीटिंग, किसी मेटल को गर्म करने के लिए जनरली इसका यूज़ किया जाता है, इसको हम बोलते हैं इन बैक प्रेशर टरबाइन। उसके बाद प्रेशर हियर इज मिनिमम टू ऑब्टेन मैक्सिमम वर्क आउटपुट। और यहाँ पर जो प्रेशर होता है वो काफ़ी कम होता है। ठीक है, और उसी के साथ मैक्सिमम वर्क आउटपुट हमें मिलता है। ठीक है, तो इस तरह हमने स्टीम टरबाइन के सारे पार्ट्स को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीम टरबाइन। So steam turbine convert the thermal energy of steam into mechanical energy. They are classified on different bases as follow. So जैसे कि हम जानते हैं स्टीम टरबाइन क्या होती है कि स्टीम की जो थर्मल एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अब अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें सो इसके डिफरेंट बेसिस है जिस पर हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन मीन्स फर्स्ट इज इम्पल्स टरबाइन। सो अगर हम इसको क्लासीफाई करें इसके ऑपरेशन के बेस पर तो जो फर्स्ट टरबाइन है वो है इम्पल्स टरबाइन। तो इम्पल्स टरबाइन क्या होता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो कि ये फिक्स नोजल है। अब इस फिक्स नोजल से स्टीम को क्या किया जाता है, स्टीम को फ्लो किया जाता है ब्लेड्स के ऊपर। सो ब्लेड क्या करती है, काइनेटिक एनर्जी को कंज्यूम करती है। तो इफ द इनलेट ऑफ द स्टीम इन द फॉर्म ऑफ kinetic energy then it is called as a impulse turbine. Now steam expand only in the stationary nozzle. अब इस टरबाइन की खासियत क्या है कि इसमें जो स्टीम एक्सपांड करती है वो फिक्स नोजल के थ्रू करती है और प्रेशर ऑफ स्टीम रिमेन कांस्टेंट व्हाइल पासिंग ओवर मूविंग ब्लेड। और जब ये मूविंग ब्लेड की ओर स्टीम स्ट्राइक करती है तो उस समय इसका जो प्रेशर है वो क्या रहेगा, रिमेन कांस्टेंट। जैसे कि हम जानते हैं कि नोजल में जब ये स्टीम नोजल के अंदर एंटर करती है तो नोजल का मेन काम क्या होता है, नोजल का मेन काम ये होता है कि ये इसके प्रेशर को ड्रॉप करता है और उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करता है। अब ये काइनेटिक एनर्जी को जैसे इंक्रीज करता है तो ये स्टीम हाई वेलोसिटी के साथ ब्लेड्स पर क्या करती है, स्ट्राइक करती है। तो ब्लेड्स पर इसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है और उसके साथ इसकी जो प्रेशर एनर्जी है वो क्या रहेगी, इस मूविंग ब्लेड पर कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद चेंज इन वेलोसिटी ऑफ स्टीम प्रोड्यूस इम्पल्स फोर्स ऑन ब्लेड्स। अब स्टीम की वेलोसिटी में चेंज होने के कारण ब्लेड्स पर एक इम्पैक्ट फोर्स या इम्पल्स फोर्स प्रोड्यूस होगा। देन मूविंग ब्लेड्स ओनली चेंज इन डायरेक्शन ऑफ स्टीम। और जो मूविंग ब्लेड्स हैं वो स्टीम की डायरेक्शन को चेंज करेगी। ठीक है, और सुटेबल फॉर हाई स्पीड एंड लो फ्लो रेट। और इस टरबाइन की अगर बात करें
तो ये सूटेबल किसके लिए? हाई स्पीड और लो फ्लो रेट के लिए सूटेबल है। और अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो डी लावर टर्बाइन, कर्टिस टर्बाइन इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर इम्पल्स टर्बाइन। और इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो इसका कहाँ यूज़ होता है? स्मॉल पावर प्लांट और मरीन एप्लीकेशन में जनरली हम इस तरह के टर्बाइन को देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन रिएक्शन टर्बाइन। तो इससे पहले जो हमने इम्पल्स टर्बाइन डिस्कस किया था, अब हम बात करेंगे रिएक्शन टर्बाइन की। सो इस इमेज में आप देख सकते हो रिएक्शन टर्बाइन, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ नोजल्स एक से ज़्यादा है, जैसे 1, 2, 3 और 4 नोजल्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्टीम एक्सपांड इन बोथ फिक्स एंड मूविंग ब्लेड्स। अब चूंकि ये जो ब्लेड्स हैं, ठीक है, ये मूविंग ब्लेड्स और फिक्स ब्लेड की अगर बात करें तो यहाँ पर स्टीम जो एक्सपांड करती है मूविंग ब्लेड में भी एक्सपांड करेगी और फिक्स ब्लेड में भी क्या करेगी? एक्सपांड करेगी। इन शॉर्ट अगर हम रिएक्शन टर्बाइन की बात करें तो रिएक्शन टर्बाइन में क्या होता है कि द इनलेट ऑफ द स्टीम इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज प्रेशर एनर्जी। तो जो मूविंग ब्लेड्स हैं वो काइनेटिक एनर्जी को तो कंज्यूम करती ही साथ साथ में प्रेशर एनर्जी को भी क्या करेगी? कंज्यूम करेगी। तो इस तरह की टर्बाइन को हम रिएक्शन टर्बाइन कहेंगे। तो देखिए, हाई प्रेशर स्टीम, बॉयलर से जो हाई प्रेशर स्टीम है वो एंटर करती है। अब यहाँ पर ये कलेक्शन होने के बाद नोजल्स के थ्रू ये स्ट्राइक करेगी, ठीक है। सो नोजल के थ्रू क्या होगा? इसका जो स्टीम है जो हाई वेलोसिटी से क्या करेगी? स्ट्राइक करेगी। अब चूंकि आप जानते हैं नोजल का मेन काम क्या होता है कि ये प्रेशर को क्या करता है? ड्रॉप करता है और काइनेटिक एनर्जी को क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो स्वाभाविक है कि ये हर एक नोजल से ये स्ट्राइक करेगी स्टीम को, ठीक है। उसके बाद ये स्टीम को स्ट्राइक करेगी। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर कि जैसे एक नोजल ये है, एक नोजल ये है, एक नोजल ये है और एक नोजल ये। कितने नोजल है? 4 नोजल। तो सारे नोजल से जो स्टीम का एक जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है। आप देख सकते हो कि इसका जो डायरेक्शन है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो चूंकि जितनी भी जो स्टीम का जो फ्लो है वो इंडिविजुअल नोजल से जो स्ट्राइक करती है स्टीम का फ्लो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो इसके अपोजिट में एक रिएक्शन फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? रिएक्शन टर्बाइन। नाउ प्रेशर ड्रॉप कंटिन्यूसली ओवर ब्लेड। अब इस टर्बाइन की खासियत ये है कि इसमें जो प्रेशर ड्रॉप है वो कंटिन्यूसली होगा ब्लेड्स पर। जैसे कि इम्पल्स टर्बाइन में क्या था कि मूविंग ब्लेड में जो प्रेशर था वो कांस्टेंट था, बट यहाँ पर अब प्रेशर धीरे धीरे ड्रॉप होगा। उसके साथ पावर इज प्रोड्यूस बाय इम्पल्स प्लस रिएक्शन। अब इस टर्बाइन की खासियत क्या है? इसमें जो भी पावर प्रोड्यूस होगा वो दोनों इफेक्ट के कारण होगा, इम्पल्स का भी होगा और रिएक्शन का भी होगा। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि इस टर्बाइन में काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज प्रेशर एनर्जी दोनों को कंज्यूम किया जाता है। और रिक्वायर मोर स्टेजेस फॉर फुल एक्सपांशन। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको फुल एक्सपांशन करने के लिए नंबर ऑफ स्टेजेस की ज़रूरत होती है, या एक तरह से बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्टेजेस की ज़रूरत पड़ती है उसको पूरी तरह से एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए। किसकी एनर्जी को? स्टीम की एनर्जी को। और हायर एफिशिएंसी देन इम्पल्स टर्बाइन। और इस टर्बाइन की खासियत ये है कि इसके जो एफिशिएंसी होती है वो इम्पल्स टर्बाइन के कंपेयर में थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो पार्सन टर्बाइन द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर रिएक्शन टर्बाइन। और एप्लीकेशन की बात करें तो लार्ज थर्मल पावर प्लांट, जैसे कि आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट या कुछ हाई लेवल के लार्जर थर्मल स्टेशन, वहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है रिएक्शन टर्बाइन। नाउ नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ स्टीम फ्लो। तो स्टीम फ्लो डायरेक्शन के बेस पर अगर क्लासीफाई करते हैं, सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज एक्सियल फ्लो टर्बाइन। तो एक्सियल फ्लो टर्बाइन जैसे कि आप देख पा रहे हो, ठीक है, इस इमेज में आपको पूरा आइडिया लग सकता है कि ये इम्पल्स एक्सियल फ्लो टर्बाइन क्या होता है, ठीक है। सो स्टीम फ्लो पैरेलल टू द शाफ्ट एक्सिस मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन पावर प्लांट। अब देख सकते हो आप कि जो स्टीम का जो फ्लो होता है वो शाफ्ट के एक्सिस के पैरेलल होता है। जैसे कि आप यहाँ पर स्टीम है वो अगर फ्लो करती है, ठीक है, ब्लेड्स पर, तो जो शाफ्ट का एक्सिस और जो स्टीम का फ्लो का एक्सिस दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में हो तो उस टर्बाइन को क्या बोलोगे? एक्सियल फ्लो टर्बाइन। सो एक बेसिक एग्जांपल भी देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कोई फ्लूइड है, वाटर भी हो सकता है,
या स्टीम या कोई गैस कुछ भी हो सकता है, तो वो जो शाफ्ट का जो एक्सिस है उसके पैरेलली अगर वो इंटर करती है या फ्लो करती है तो उस टरबाइन को हम क्या बोलेंगे, एक्सियल फ्लो टरबाइन। उसके बाद मोस्ट कॉमनली यूज इन पावर प्लांट, सबसे ज़्यादा पावर प्लांट में यही टरबाइन यूज़ की जाती है और सुटेबल फॉर लार्ज पावर आउटपुट, और जो लार्ज पावर आउटपुट के लिए हम एक्सियल फ्लो टरबाइन का यूज़ करते हैं। उसके बाद होता है रेडियल फ्लो टरबाइन। देखो इट इज़ क्लियर फ्रॉम देयर नेम रेडियल। सो रेडियल जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये शाफ्ट का एक्सिस है और ये जो है रेडियल, तो ये क्या होता है 90 डिग्री। ठीक है, कैसा है, ये शाफ्ट का एक्सिस है और ये चूंकि रेडियल फ्लो तो ये 90 डिग्री है। सो आप इस तरह देख सकते हो कि कोई मूविंग फ्लूइड चाहे वाटर हो, स्टीम हो या गैस हो, वो इस तरह इस एक्सिस के जस्ट परपेंडिकुलर फ्लो करेगा, जैसे यहाँ से इंटर करेगा और यहाँ से एग्जिट करेगा। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ से इंटर करा और एग्जिट यहाँ से करा। ठीक है, सो स्टीम फ्लो रेडियली इनवर्ड आर आउटवर्ड। ठीक है, और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन बट लेस कॉमन, इसकी जो डिज़ाइन होती है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट होती है और सबसे मेन चीज़ ये कि ये कम यूज़ होती है। फिर है आपका टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन। सो टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, सिंपल एग्जांपल है कि नोजल से जो स्टीम है या जो कोई मूविंग फ्लूइड, वाटर भी हो सकता है, जब ये ब्लेड पर फ्लो करता है, स्ट्राइक करता है, तो ये देखिए कि ये टेंजेंशियली स्ट्राइक करता है। ठीक है, तो स्टीम स्ट्राइक ब्लेड टेंजेंशियली, तो ब्लेड के टेंजेंशियल में ये स्टीम क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन। और यूज इन अर्ली इम्पल्स टरबाइन, जब इम्पल्स टरबाइन नहीं बना था उस समय इस टरबाइन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जब स्टार्टिंग में जो टरबाइंस होती थी तो वहाँ पर हम टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन का जनरली यूज़ करते थे। अब बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्टेजेस, ठीक है, अब ये जो क्लासिफिकेशन है नंबर ऑफ स्टेज के बेस पर अगर इसको क्लासीफाई करें तो एक होता है आपका सिंगल स्टेज टरबाइन। तो सिंगल स्टेज टरबाइन जैसे कि आप इस कंस्ट्रक्शन में देख पा रहे हो कि हमारे पास यहाँ पर जो टरबाइन है वो एक ही स्टेज में है और यहाँ पर जो सारा प्रेशर ड्रॉप होगा वो एक ही स्टेज में होगा, इसलिए हम इसे सिंगल स्टेज टरबाइन कहेंगे। सो इंटायर प्रेशर ड्रॉप अकर इन वन स्टेज एंड सिंपल कंस्ट्रक्शंस यूज फॉर स्मॉल पावर आउटपुट। जनरली इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, स्मॉल पावर आउटपुट में यूज़ होता है। और मल्टी स्टेज टरबाइन, तो जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो कि जैसे यहाँ पर तो स्टेजेस थी टरबाइन की, एक ही सिंगल स्टेज था, यहाँ पर जो टरबाइन है वो नंबर ऑफ स्टेजेस में है। सो जो सारा प्रेशर ड्रॉप होगा वो डिवाइड होके अलग अलग स्टेजेस में होगा। सो प्रेशर ड्रॉप डिवाइड अमंग सेवरल स्टेजेस। और हायर इफिशिएंसी एंड स्मूथर ऑपरेशन, और हायर इफिशिएंसी और स्मूथ ऑपरेशन के लिए हम जनरली मल्टी स्टेज टरबाइन का यूज़ करते हैं। और यूज्ड इन लार्ज पावर प्लांट, जनरली इसका यूज़ कहाँ होता है, लार्ज पावर प्लांट। सो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंपाउंडिंग। सो कंपाउंडिंग के बेस पर हम स्टीम टरबाइन को क्लासीफाई करते हैं। सो पहले बात करते हैं कंपाउंडिंग की। तो कंपाउंडिंग इज यूज टू रिड्यूस रोटर स्पीड। कंपाउंडिंग का यूज़ हम रोटर की स्पीड को रिड्यूस करने के लिए करते हैं। और पहला जो होता है वो है वेलोसिटी कंपाउंडिंग। अब वेलोसिटी कंपाउंडिंग में अगर बात करें तो हाई वेलोसिटी स्टीम फ्रॉम नोजल पासेस थ्रू मल्टीपल रोज ऑफ मूविंग ब्लेड। सो नोजल से जो हाई वेलोसिटी जो स्टीम है वो पास करते हुए मल्टीपल्स रोज ऑफ मूविंग ब्लेड की ओर मूव करती है, जहाँ पर जो मूविंग ब्लेड्स, नंबर ऑफ मूविंग ब्लेड्स होती है, तो वो हर एक मूविंग ब्लेड काइनेटिक एनर्जी को क्या करती है, कंज्यूम करती है, और उसको स्टेजेस में क्या करती है, उसकी एनर्जी को वो कंज्यूम करके हुए रिड्यूस करती है। ठीक है, तो उस तरीके की कंपाउंडिंग को हम बोलेंगे वेलोसिटी कंपाउंडिंग। और इस दौरान प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। उसके बाद अगर इसके यूज़ की बात करें तो कर्टिस टरबाइन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जहाँ पर हम वेलोसिटी कंपाउंडिंग का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं प्रेशर कंपाउंडिंग। अब प्रेशर कंपाउंडिंग में प्रेशर ड्रॉप डिवाइडेड अमॉन्ग सेवरल नोजल स्टेज। अब यहाँ पर जो प्रेशर का ड्रॉप होता है वो हर मतलब सेट्स ऑफ नोजल्स जो होता है उसके थ्रू किया जाता है, मतलब नंबर ऑफ नोजल्स ज़्यादा होंगे तो हर एक नोजल से प्रेशर को धीरे धीरे ड्रॉप किया जाता है। ठीक है, सो ईच स्टेज हैज इट्स ऑन सेट्स ऑफ नोजल एंड ब्लेड। और हर एक स्टेज में एक नोजल का सेट और उसके साथ में ब्लेड्स होता है और धीरे धीरे हम प्रेशर को ड्रॉप करते हैं इस कंपाउंडिंग में। अब प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग की बात करें तो प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग मीन्स कि हमको यहाँ पर प्रेशर को भी ड्रॉप करना है और उसके साथ साथ वेलोसिटी को भी ड्रॉप करना है।
सो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेशर एंड वेलोसिटी कंपाउंडिंग, तो इस कंपाउंडिंग में हम प्रेशर और वेलोसिटी दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं, और यूज वेयर बोथ स्पीड कंट्रोल एंड एफिशिएंसी आर रिक्वायर्ड, और इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, जहाँ पर हमें स्पीड को कंट्रोल और एफिशिएंसी की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर हम प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एग्जॉस्ट प्रेशर। अब एग्जॉस्ट प्रेशर के बेस पर अगर हम स्टीम टरबाइन को क्लासीफाई करें, सो इसमें पहला होता है आपका कंडेंसिंग टरबाइन। सो कंडेंसिंग टरबाइन में क्या होता है कि जो एग्जॉस्ट स्टीम इंटर ए कंडेंसर, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ स्टीम टरबाइन में कि जब स्टीम टरबाइन में जब स्टीम इंटर होती है हाई प्रेशर से, और उसके बाद जो एग्जिट मतलब एग्जॉस्ट सेक्शन से जब वो एग्जिट करती है, तो स्वाभाविक है कि उस स्टीम का जो प्रेशर है वो लो हो जाता है। उस लो प्रेशर स्टीम या एग्जॉस्ट स्टीम को कंडेंसर में इंटर किया जाता है और उसको कंडेंस किया जाता है, ताकि अगर वो स्टीम है तो वो कंडेंसर में होके उसके फेस को चेंज करके वो वाटर में उसको कन्वर्ट किया जा सके। उसके बाद यहाँ पर जो पावर आउटपुट होता है वो मैक्सिमम होता है और यूज इन थर्मल पावर प्लांट, और बेसिकली इस तरह की जो टरबाइन है वो थर्मल पावर प्लांट में यूज़ की जाती है। और अब बात करते हैं हम बैक प्रेशर या नॉन कंडेंसिंग टरबाइन। अब कंडेंसिंग टरबाइन में तो क्या होता है कि जो एग्जिट स्टीम है उसको कंडेंस किया जाता है, और बैक प्रेशर या नॉन कंडेंसिंग टरबाइन में क्या हो जाता है, उसको कंडेंस नहीं करते हैं। सो एग्जॉस्ट स्टीम यूज फॉर प्रोसेस हीटिंग, और इस टरबाइन का यूज़ क्या किया जाता है कि जो एग्जॉस्ट स्टीम है उसको जैसे किसी मटेरियल को हीट करना या हीटिंग प्रोसेस में यूज़ करने के लिए हम जनरली करते हैं। सो इसमें जो आउटपुट होता है लोअर पावर आउटपुट होता है और यूज्ड इन इंडस्ट्री, और बेसिकली ये इस तरह की जो टरबाइंस है वो इंडस्ट्री में यूज़ होती है, जैसे लाइक शुगर इंडस्ट्री, फिर पेपर इंडस्ट्री वहाँ पर। उसके बाद एक्सट्रैक्शन आर ब्लीडर टरबाइन। अब एक्सट्रैक्शन आर ब्लीडर टरबाइन क्या होता है वो समझते हैं। सम स्टीम एक्सट्रैक्टेड एट इंटरमीडिएट स्टेजेस। अब कुछ स्टीम क्या होती है इंटरमीडिएट स्टेजेस में स्टीम को एक्सट्रैक्ट करती है, ठीक है, तो उस तरह की टरबाइन को हम एक्सट्रैक्शन या ब्लीडर टरबाइन कहेंगे। सो अगर इसके यूज़ की बात करें तो यूज़ फॉर हीटिंग एंड पावर जनरेशन, तो हीटिंग और पावर जनरेशन में हम इस तरह की टरबाइन का यूज़ करते हैं। बेसिकली थर्मल पावर प्लांट में जहाँ पर जो टरबाइन यूज़ की जाती है वहाँ एक्सट्रैक्शन आर ब्लीडर टरबाइन का हम यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ शाफ्ट। अब शाफ्ट के अरेंजमेंट के बेस पर अगर हम स्टीम टरबाइन को क्लासीफाई करें तो उसमें होता है फर्स्ट हॉरिजॉन्टल टरबाइन, और हॉरिजॉन्टल टरबाइन जिसमें शाफ्ट का जो अरेंजमेंट होता है हॉरिजॉन्टली होता है, ठीक है। सो इजी मेंटेनेंस, उसके बाद मोस्ट कॉमनली यूज और सबसे ज़्यादा यूज होती है। उसके बाद अगर हम वर्टिकल टरबाइन की बात करें, सो शाफ्ट अरेंज वर्टिकली। सो शाफ्ट अरेंज वर्टिकली मीन्स रिक्वायर लेस फ्लोर स्पेस, तो इस तरह की जो टरबाइन होती है वहाँ पर स्पेस भी काफ़ी कम चाहिए होता है। उसके बाद यूज्ड इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड सम स्टीम प्लांट, तो बेसिकली सबसे ज़्यादा इस टरबाइन का जो यूज़ होता है मोस्टली वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में यूज़ किया जाता है, और कुछ जो स्टीम प्लांट होते हैं वहाँ पर भी हम वर्टिकल टरबाइन का यूज़ करते हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं हॉरिजॉन्टल टरबाइन और वर्टिकल टरबाइन की बात करूँ तो हॉरिजॉन्टल टरबाइन में जो शाफ्ट की जो एक्सिस होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, और वर्टिकल टरबाइन में जो शाफ्ट की एक्सिस होती है वो वर्टिकल होती है। उसके बाद बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन के बेस पर हम वो टरबाइन की बात करें, सो पावर प्लांट टरबाइन हो सकती है जिसका यूज़ हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में करते हैं। दूसरा मराइन टरबाइंस हो सकती है जिसका यूज़ हम शिप में करते हैं, और उसके बाद इंडस्ट्रियल टरबाइन होता है जिसका यूज़ हम क्या करते हैं, यूज़ फॉर ड्राइविंग पंप और कंप्रेसर, जहाँ पर पंप को ड्राइव करना और कंप्रेसर को ड्राइव करने के लिए हम इंडस्ट्रियल टरबाइन का यूज़ करते हैं। नाउ फाइनली कम टू अवर मेन टॉपिक इम्पल्स टरबाइन। अब इम्पल्स टरबाइन क्या होती है उसे हम यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। So if the inlet of the steam in the form of kinetic energy then it is called as impulse turbine। अगर हम मूविंग ब्लेड्स की बात करें तो मूविंग ब्लेड क्या करती है, स्टीम की काइनेटिक एनर्जी को ही कंज्यूम करें, सो उस तरह की टरबाइन को हम इम्पल्स टरबाइन कहेंगे, ठीक है। सो जैसे कि आप देख सकते हो, सो ये है फिक्स नोजल। अब इस फिक्स नोजल में क्या होता है कि जो हाई प्रेशर स्टीम फ्रॉम बॉयलर, अब कोई भी बॉयलर है, चाहे हो सकता है वो बेंसन बॉयलर हो या लामाउंट बॉयलर है, उस बॉयलर से जो हाई प्रेशर स्टीम प्रोड्यूस होती है और वो स्टीम इस नोजल से पास होते हुए जाती है ब्लेड्स पर। अब चूँकि हम जानते हैं कि जो फिक्स नोजल है
यहाँ पर नोजल का मेन काम क्या होगा कि ये इसके प्रेशर एनर्जी को ड्रॉप करेगा और काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो नोजल का फंक्शन क्या हुआ, प्रेशर एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। सो ये जेट के फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी को स्प्रे करेगा। तो ये जो स्टीम है वो ब्लेड पर स्ट्राइक करेगी, तो जिससे ब्लेड क्या करेगी, काइनेटिक एनर्जी को कंज्यूम करेगी। ठीक है, सो इम्पल्स इज द फोर्स प्रोड्यूस व्हेन हाई वेलोसिटी फ्लूइड जेट स्ट्राइक एन ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। सो ये जो नोजल से जो स्टीम का स्ट्राइक होगा ब्लेड्स के ऊपर, सो इस पर एक इम्पैक्ट फोर्स जनरेट होगा, या इसको इम्पल्स फोर्स बोल सकते हैं। ठीक है, देन in an impulse steam turbine, high pressure, high temperature steam from the boiler expand only in a fixed nozzle, converting pressure energy into kinetic energy, जो मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद the resulting high velocity steam jet strike the moving blades mounted on the rotor। ठीक है, और due to the change in momentum of steam, अब उसके बाद क्या होता है कि ड्यू टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ स्टीम, अब जैसे ही ये जो स्टीम है वो ब्लेड पर स्ट्राइक करती है, तो ब्लेड पर स्ट्राइक होने के बाद इसके स्टीम के मोमेंटम में चेंज होता है। सो स्टीम के मोमेंटम में चेंज होने के कारण एक इम्पल्सिव फोर्स प्रोड्यूस होता है, और वही रिस्पॉन्सिबल होता है शाफ्ट को रोटेट करने के लिए। देन द प्रेशर ऑफ स्टीम रिमेन कांस्टेंट ओवर द मूविंग ब्लेड, और अगर हम बात करें प्रेशर की, तो मूविंग ब्लेड पर जो प्रेशर है वो थ्रू आउट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट डी लेवल सिंगल स्टेज इम्पल्स टरबाइन। अब इम्पल्स टरबाइन में जब हम डिस्कस करेंगे डी लेवल सिंगल स्टेज इम्पल्स टरबाइन। सो जैसे कि आप इस इमेज को यहाँ पर देख पा रहे हो, सिंगल स्टेज इम्पल्स टरबाइन। अब इसको हम यहाँ पर डिटेल में स्टडी करते हैं। सो पहले बात होती है इम्पल्स व्हील व्यू। तो जैसे कि आप इस व्हील के व्यू को इमेजिन कर पा रहे हो। ठीक है, सो इस व्हील को जब इमेजिन कर पा रहे हो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टीम इन। स्टीम इन का मतलब क्या होता है कि ये जैसे कि एक फिक्स नोजल है, जहाँ से जो हाई प्रेशर स्टीम है, हाई प्रेशर स्टीम इंटर कर रही है मूविंग ब्लेड्स पर। क्लियर, किसके थ्रू, वाया फिक्स नोजल के थ्रू। देन फिक्स नोजल, अब फिक्स नोजल का मेन काम क्या होता है, डायरेक्ट द स्टीम इन अ हाई वेलोसिटी जेट टू स्ट्राइक द मूविंग ब्लेड। अब ये नोजल के थ्रू ब्लेड पर स्टीम स्ट्राइक करती है, जहाँ पर नोजल क्या करता है, फिक्स नोजल प्रेशर को ड्रॉप करता है। ठीक है, तो प्रेशर ड्रॉप हैपन इंटायरली इन द नोजल, जहाँ पे नोजल क्या करता है, इसके प्रेशर को ड्रॉप करता है। उसके बाद फिर बात आती है मूविंग ब्लेड या इम्पल्स व्हील। नाउ द ब्लेड्स आर माउंटेड ऑन अ व्हील दैट रोटेट। अब जहाँ पर जो ब्लेड्स हैं इस व्हील पर माउंटेड होती है, वो क्या करती है, रोटेट करती है। ठीक है, क्यों, स्टीम जेट स्ट्राइक दिस ब्लेड एंड ट्रांसफॉर्मिंग काइनेटिक एनर्जी टू द व्हील। अब जैसे ही जो स्टीम है वो ब्लेड पर स्ट्राइक करेगी और ये काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफर करेगी, किसको ट्रांसफर करेगी काइनेटिक एनर्जी, इस रोटेटिंग डिस्क या व्हील को। अब अगर हम इस सेक्शनल व्यू की बात करें, किसकी बात करें, इस सेक्शनल व्यू की, तो इस सेक्शनल व्यू में आप देख सकते हो ये है केजिंग, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये केजिंग। तो इस केजिंग मीन्स हाउसिंग द टरबाइन एंड गाइड द स्टीम फ्लो। इसका मेन काम क्या होता है कि ये स्टीम टरबाइन का एक हाउसिंग है, या केजिंग मतलब हाउसिंग वाला इसका एक कवर है, एंड ये क्या काम करता है, गाइड करने का काम करता है स्टीम के फ्लो को। उसके बाद रोटर, द रोटेटिंग पार्ट कैरिंग द मूविंग ब्लेड्स। रोटर क्या करता है, क्योंकि रोटर के ऊपर माउंटेड होती है ब्लेड्स, तो ये ब्लेड को कैरी करती है, क्योंकि स्टीम जब ब्लेड पर स्ट्राइक करेगी तो रोटर का क्या होगा, रोटेशन होगा। देन उसके बाद मूविंग ब्लेड। अब मूविंग ब्लेड का मेन काम क्या होता है, कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब यही मूविंग ब्लेड में जो काइनेटिक एनर्जी है, स्टीम की जो काइनेटिक एनर्जी है, वो मैकेनिकल एनर्जी में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। फिर होता है आपका एग्जॉस्ट स्टीम। एग्जॉस्ट स्टीम जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर स्टीम इन हो रही है, और उसके बाद में स्टीम यहाँ पर फाइनली क्या होती है, एग्जिट मीन्स बाहर निकलती है। तो एग्जॉस्ट स्टीम में क्या होता है, स्टीम ब्लो द टरबाइन एट लोअर वेलोसिटी एंड प्रेशर आफ्टर ट्रांसफरिंग एनर्जी। सो शुरुआत में जब स्टीम नोजल के थ्रू इस ब्लेड पर स्ट्राइक करती है, तो उस समय उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और क्योंकि इसमें कुछ एनर्जी भी होती है, तो नोजल क्या करता है, उस
प्रेशर को ड्रॉप करता है और उसकी वेलोसिटी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। अब जैसे ही ये नंबर ऑफ मूविंग ब्लेड्स मतलब मूविंग ब्लेड से पास होकर फाइनली जब ये एग्जिट होता है तो आप क्या देखते हो कि फाइनली इसका जो वेलोसिटी है, जब एग्जिट जो स्टीम होता है इसका वेलोसिटी क्या होता है वो भी कम हो जाता है और उसके साथ साथ में उसका प्रेशर भी क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो स्टीम लीव द टरबाइन एट लोअर वेलोसिटी एंड प्रेशर आफ्टर ट्रांसफरिंग एनर्जी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एनर्जी का क्या कर रहे हो यहाँ पर, ट्रांसफर कर रहे होते हैं। उसके बाद बात करते हैं क्लियरेंस। तो क्लियरेंस जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्लियरेंस, तो क्लियरेंस में क्या होगा, स्मॉल गैप बिटवीन ब्लेड टिप्स एंड द केजिंग टू अलाउ रोटेशन। अगर इनके बीच में गैप होगा तभी ये रोटेशन को ये अलाउ करेगा, तो इस चीज को बोलते हैं हम क्लियरेंस। अब अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें तो वर्किंग को हम इस तरह समझ सकते हैं, इन अ डी लेवल सिंगल स्टेज इम्पल्स टरबाइन स्टीम इज एक्सपांडेड ओनली इन द फिक्स नोजल। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो डी लेवल सिंगल स्टेज टरबाइन में जो स्टीम होती है वो नोजल के थ्रू एक्सपांड होती है। ठीक है, कौन सा नोजल, फिक्स नोजल। ठीक है, उसके बाद इन द नोजल द प्रेशर ऑफ स्टीम डिक्रीज एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीज। जैसे कि नोजल का फंक्शन भी होता है कि नोजल क्या करता है, स्टीम के जो प्रेशर है उसको ड्रॉप करता है और उसकी वेलोसिटी को एकदम से इंक्रीज कर देता है। देन व्हेन द हाई वेलोसिटी स्टीम जेट स्ट्राइक द मूविंग ब्लेड, और जो हाई वेलोसिटी जो स्ट्रीम है वो मूविंग ब्लेड पर स्ट्राइक करती है, सो इट फ्लो ओवर देम विथ कांस्टेंट प्रेशर, और ये जो ब्लेड पर कांस्टेंट प्रेशर के साथ फ्लो करती है एंड बट उसकी ब्लेड में क्या होता है कि ब्लेड उसकी सारी काइनेटिक एनर्जी को कंज्यूम करता है, तो कहीं ना कहीं इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। नाउ द स्टीम अंडरगो अ चेंज इन डायरेक्शन एंड मोमेंटम व्हाइल पासिंग ओवर द ब्लेड, और इसमें एक रिजल्ट ये भी होता है कि जब स्टीम ब्लेड पर पास करती है तो उसमें कहीं ना कहीं उसकी डायरेक्शन, उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है, उसका मोमेंटम चेंज होता है। ठीक है, देन द चेंज इन मोमेंटम प्रोड्यूस, और उसके मोमेंटम के चेंज होने के कारण एक इम्पल्सिव फोर्स जो होता है ब्लेड पर एक्ट होता है। ठीक है, और यही होता है टरबाइन को रोटेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो कॉजिंग द टरबाइन व्हील टू रोटेट इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, तो एक डेफिनेट डायरेक्शन में वो क्या करता है, रोटेट करता है। नाउ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी बाय वन सेट ऑफ मूविंग ब्लेड। तो इसमें आप क्या समझ सकते हो कि यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है स्टीम की वो कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में बाय वन सेट ऑफ मूविंग ब्लेड। तो ये तो हम बात करते हैं कि जो भी काइनेटिक एनर्जी कंज्यूम होती है तो ब्लेड के एक ही सेट पर होती है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम सिंगल स्टेज टरबाइन कहते हैं। उसके बाद shows the pressure velocity diagram for the single stage turbine। अब एक ग्राफ के थ्रू इसको हम यहाँ पर बहुत अच्छे से समझेंगे कि एक्चुअल में ये क्या कहना चाह रहा है। सो आप जिस तरह ये ग्राफ को देख सकते हैं, सो फिक्स नोजल और उसके साथ में मूविंग ब्लेड। अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ मूविंग ब्लेड का जो एक ही सेट है इसलिए हमको उसको सिंगल स्टेज में ही कंसीडर करेंगे। तो सिंगल स्टेज में क्या हुआ, एक नोजल है और उसके साथ में एक ही मूविंग ब्लेड्स हैं। सो जो रोटेशन है उस पर मूविंग ब्लेड का स्टेज कितनी है, एक सिंगल स्टेज है। अब जैसे कि आप जानते हो कि कोई भी बॉयलर है, उस बॉयलर से जो स्टीम प्रोड्यूस होती है तो उसका प्रेशर क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। तो वो नोजल में जैसे ही इंटर करता है तो नोजल का मेन काम क्या होता है, उसके प्रेशर को एकदम से ड्रॉप कर देता है। तो नोजल क्या करेगा, उसके प्रेशर को यहाँ पर एकदम से ड्रॉप कर देगा, और प्रेशर को ड्रॉप करेगा तो स्वाभाविक है उसकी काइनेटिक एनर्जी को एकदम से क्या कर देगा, मैक्सिमम कर देगा। ठीक है, अब देन नोजल का तो ये फंक्शन कंप्लीट हुआ कि उसने प्रेशर को ड्रॉप किया और काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमाइज कर दिया। बट यही हाई वेलोसिटी जो स्टीम है वो मूविंग ब्लेड पर स्ट्राइक करेगी। तो मूविंग ब्लेड पर जैसे कर्व शेप की जो ब्लेड्स दिख रही है यहाँ पे, इस पर स्ट्राइक करेगी तो उससे रिजल्ट क्या होगा कि ब्लेड्स उसकी काइनेटिक एनर्जी को कंज्यूम करेगी। तो काइनेटिक एनर्जी कंज्यूम होने के बाद इसकी वेलोसिटी में क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो इस तरह आप देख सकते हो कि यहाँ पर वेलोसिटी आउट हो जाएगी। और जब हम बात करें प्रेशर की, तो प्रेशर का इम्पल्स टरबाइन में मूविंग ब्लेड में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए वो प्रेशर क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा और इस कांस्टेंट प्रेशर के साथ ये एग्जिट करेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये ग्राफ भी आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गया हो। नाउ वी विल डिस्कस कंपाउंडिंग ऑफ इम्पल्स टरबाइन। अब कंपाउंडिंग क्या होता है ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। कंपाउंडिंग का मतलब कि जो एक ही स्टेज में प्रेशर या वेलोसिटी को ड्रॉप करने की बजाय हम उसको नंबर ऑफ स्टेजेस में क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं। और क्यों ड्रॉप करते हैं उसके पीछे भी कुछ रीज़न है। सो बात करते हैं इम्पल्स टरबाइन की। तो इम्पल्स टरबाइन में तो मेन डिसएडवांटेज ऑफ द डी लेवल इम्पल्स टरबाइन, इट्स वेरी
high rotational speed about 30,000 rpm which makes it unsuitable for practical power generation. सो इस इम्पल्स टरबाइन जो डी लेवल इम्पल्स टरबाइन की बात करें तो इसकी जो रोटेशनल स्पीड जो है वो 30,000 आरपीएम जो कि प्रैक्टिकल लिमिट से बहुत ज़्यादा है. सो ये लिमिट सुटेबल नहीं है पावर जनरेशन के लिए. सो हमें यहाँ पर सिंगल स्टेज में वेलोसिटी या प्रेशर को ड्रॉप करने की बजाय उसको हम नंबर स्टेजेस में हम क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं. उसी चीज़ को हम बोलते हैं कंपाउंडिंग. सो कंपाउंडिंग ऑफ इम्पल्स टरबाइन. तो उसमें क्या होता है, टू रिड्यूस दिस एक्सेसिवली हाई स्पीड मोर देन वन सेट्स ऑफ ब्लेड इज यूज्ड. तो उसकी एक्सिस स्पीड को रिड्यूस करने के लिए या इस स्पीड को प्रैक्टिकल लिमिट में लाने के लिए हम जो ब्लेड का जो सेट होता है एक से ज़्यादा यूज़ किया जाता है. एंड दिस मेथड इज नोन एज कंपाउंडिंग ऑफ इम्पल्स टरबाइन. और यही मेथड को हम कंपाउंडिंग ऑफ इम्पल्स टरबाइन के नाम से जानते हैं. इन कंपाउंडिंग द स्टीम एनर्जी इज अब्जॉर्ब इन स्टेजेस एज स्टीम फ्लो ओवर द रोटर ब्लेड. अब कंपाउंडिंग की बात करें, कंपाउंडिंग में क्या होता है, जो स्टीम एनर्जी जो एब्जॉर्ब होती है वो स्टेजेस में होती है. ठीक है. सो द स्टीम एनर्जी इज अब्जॉर्ब इन स्टेजेस एज द स्टीम फ्लो ओवर द रोटर ब्लेड. ठीक है. सो सिंगल ब्लेड की बजाय ये नंबर ऑफ स्टेजेस में क्या होती है, प्रोसेस होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंडिंग बोलते हैं. नाउ when stream velocity is absorbed in stages it is called velocity compounding impulse turbine. अब जब कभी जो स्टीम वेलोसिटी है वो स्टेजेस में अब्जॉर्ब होती है. स्टेजेस में अब्जॉर्ब होने का मतलब जब हम नंबर ऑफ मूविंग ब्लेड्स को ऐड करते हैं, तो जब नंबर ऑफ मूविंग ब्लेड्स को ऐड करेंगे तो उससे क्या होता है कि हर एक स्टेजेस में काइनेटिक एनर्जी को क्या किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है. तो जो काइनेटिक एनर्जी जो अब्जॉर्ब होती है या जो उसका रिडक्शन होता है या इसका जो ड्रॉप होता है वो स्टेजेस में होता है. तो इससे हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी कंपाउंडिंग इम्पल्स टरबाइन. और केस दूसरा क्या है, व्हेन स्टीम प्रेशर इज अब्जॉर्ब इन स्टेजेस. अब यहाँ पर हम जो प्रेशर है उसको ड्रॉप करना है स्टेजेस में, देन इट इज नोन एज प्रेशर कंपाउंडिंग इम्पल्स टरबाइन. सो उसे हम क्या कहेंगे, प्रेशर कंपाउंडिंग इम्पल्स टरबाइन. मीन्स कि जो भी प्रेशर को ड्रॉप एक साथ करने के बजाय हम स्टेजेस में ड्रॉप करेंगे तो ये चीज़ कहलाएगी प्रेशर कंपाउंडिंग इम्पल्स टरबाइन. Now we will discuss velocity compounding of impulse turbine. So impulse turbine में velocity compounding क्या होता है इसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं. तो जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो, इस रोटेटिंग शाफ्ट के ऊपर ये अरेंजमेंट है जहाँ पर स्टीम नोजल के साथ मूविंग ब्लेड, फिर फिक्स ब्लेड या इसको एक तरह से गाइड ब्लेड बोलेंगे, और फिर मूविंग ब्लेड. तो इस तरह से इसका अल्टरनेटिव अरेंजमेंट हो सकता है. सो इन अ कार्टिज टरबाइन, तो ये एक तरह का कार्टिज टरबाइन है वेयर मूविंग एंड फिक्स ब्लेड आर अरेंज अल्टरनेटली. जहाँ पर मूविंग ब्लेड और फिक्स ब्लेड का अरेंजमेंट अल्टरनेटली होता है. और स्टीम फ्रॉम द बॉयलर एक्सपांड कंप्लीटली in a nozzle to condenser pressure producing a high velocity jet. अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि नोजल का मेन काम क्या होता है कि जो भी बॉयलर से स्टीम आती है वो नोजल के थ्रू पास होती है. तो नोजल क्या करता है, उसके प्रेशर को ड्रॉप करता है और प्रेशर को ड्रॉप करने के साथ उसकी काइनेटिक एनर्जी को या उसकी जो वेलोसिटी है उसको इंक्रीज कर देता है. और उसी वेलोसिटी को मूविंग ब्लेड, फिर फिक्स ब्लेड, मूविंग ब्लेड, इनसे होकर गुजरना होता है. सो द जेट फर्स्ट स्ट्राइक द फर्स्ट मूविंग ब्लेड. द जेट फर्स्ट स्ट्राइक द मूविंग ब्लेड मीन्स कि जो नोजल है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी को, स्टीम की काइनेटिक एनर्जी को क्या कर देता है, मैक्सिमाइज कर देता है. और जब ये काइनेटिक एनर्जी मूविंग ब्लेड पर स्ट्राइक करती है तो मूविंग ब्लेड क्या करता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है या कंज्यूम करता है. ठीक है. जिससे इसकी वेलोसिटी में क्या होता है, ड्रॉप होता है. ठीक है. उसके साथ देन फिर द स्टीम देन पास ओवर ए फिक्स ब्लेड. अब फिर ये जो स्टीम है जो इसकी वेलोसिटी मूविंग ब्लेड से जाने के बाद ये फिक्स ब्लेड में इंटर करती है. तो फिक्स ब्लेड का मेन काम क्या होता है, ये इसको एक गाइड प्रोवाइड करता है इसकी डायरेक्शन को. अगर फर्स्ट मूविंग ब्लेड और सेकंड मूविंग ब्लेड के बीच में अगर हम फिक्स ब्लेड नहीं रखते हैं तो ये इसकी डायरेक्शन को क्या कर देता है, तो ये इसकी डायरेक्शन को अनकंट्रोल कर देता है. तो हम क्या चाहते हैं कि इसकी डायरेक्शन कंट्रोल में रहे, तो उसके लिए हम फिक्स ब्लेड का यूज़ करते हैं. तो फिक्स ब्लेड का मेन काम क्या होता है, गाइड वे का काम करता है. ठीक है. देन स्टीम पासिस ओवर ए फिक्स ब्लेड विच गाइडेड डायरेक्शन एंड स्ट्राइक द सेकंड मूविंग ब्लेड विच मोर वेलोसिटी इज अब्जॉर्ब, जहाँ पर और वेलोसिटी को एब्जॉर्ब किया जा सके.
Then this process continue until most of the kinetic energy is converted into mechanical energy. और ये प्रोसेस तब तक होगी जब तक कि काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट ना हो जाए. सिंस द प्रेशर ड्रॉप ऑकर्स ओनली इन अ नोजल. सो बात करते हैं अगर इसके प्रेशर ड्रॉप की, तो प्रेशर ड्रॉप तो केवल एक ही नोजल से होगा एंड रिमेन कांस्टेंट ओवर द ब्लेड. और उसके बाद नोजल से जो प्रेशर ड्रॉप एक बार होगा, उसके बाद चाहे वो मूविंग ब्लेड हो, चाहे फिक्स ब्लेड हो, चाहे फिर मूविंग ब्लेड हो या इसके अल्टरनेट और भी ब्लेड्स हो, उसमें प्रेशर क्या रहेगा, थ्रूआउट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. तो ये होता है हमारा इट इज एन इम्पल्स टरबाइन, क्योंकि ये एक इम्पल्स टरबाइन है. नाउ shows the pressure velocity diagram for the two stage velocity compounding impulse turbine. अब टू स्टेज वेलोसिटी इम्पल्स टरबाइन के कॉन्सेप्ट को हम एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं. जैसे कि इस ग्राफ में शोज है. इस डायग्राम को कंपेयर करते हैं इस ग्राफ से. तो देखिए नोजल, फिर यहाँ नोजल, मूविंग ब्लेड्स, फिक्स ब्लेड, मूविंग ब्लेड. तो यहाँ पे इस तरह अरेंज किया है, मूविंग ब्लेड, फिक्स ब्लेड, देन मूविंग ब्लेड, वेयर M1 M2 दैट मीन्स इट इज ए मूविंग ब्लेड एंड F मीन्स फिक्स ब्लेड. क्लियर. बात करें अगर बॉयलर से जो स्टीम प्रोड्यूस होती है, हाई प्रेशर बॉयलर से जो स्टीम प्रोड्यूस होती है, वो प्रेशर उस स्टीम का क्या होता है, हाई होता है. अब वो हाई प्रेशर स्टीम है, वो जब नोजल की ओर इंटर करती है तो नोजल का मेन काम क्या होता है, वो उसके प्रेशर को ड्रॉप कर देता है, जो इस तरह यहाँ पर प्रेशर को इसने ड्रॉप किया है. देन उसके बाद चूंकि ये इम्पल्स टरबाइन है, तो मूविंग ब्लेड, फिक्स ब्लेड या मूविंग ब्लेड, तो यहाँ पर थ्रू आउट जितनी भी ब्लेड्स हैं, यहाँ पर इसका प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और इस कांस्टेंट प्रेशर से ये एग्जिट होगा. ठीक है. अब चूंकि नोजल ने क्या करा, इसके प्रेशर को तो ड्रॉप कर दिया. अब बात करते हैं इसके वेलोसिटी की. नोजल क्या करता है, प्रेशर को ड्रॉप करेगा बट वेलोसिटी को क्या कर देगा, एकदम से इंक्रीज कर देगा. देन वेलोसिटी क्या हो गई आपकी, मैक्सिमम हो गई, और यही वेलोसिटी जो स्टीम की है वो मूविंग ब्लेड्स की ओर क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी. तो मूविंग ब्लेड क्या करेगी, इसकी एनर्जी को क्या करेगी, कंज्यूम करेगी, मीन्स वेलोसिटी को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा. तो जहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ड्रॉप होगी. और फिर ये जो वेलोसिटी है अगर फिक्स ब्लेड के थ्रू मूविंग ब्लेड की ओर जाएगी, जहाँ पर फिक्स ब्लेड पर इसकी जो वेलोसिटी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. देन कांस्टेंट होने के बाद ये जो वेलोसिटी है यहाँ पे फाइनली किसमें, M2 मूविंग ब्लेड पर आती है, जहाँ पर M2 मूविंग ब्लेड फिर फर्दर इसको क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी को या इसकी जो वेलोसिटी को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा. देन उसकी वेलोसिटी में ड्रॉप आएगा और इस तरह वेलोसिटी आउट हो जाएगी. तो इस तरह हम इस ग्राफ की हेल्प से उसके कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझ सकते हैं. तो ये था हमारा वेलोसिटी कंपाउंडिंग ऑफ इम्पल्स टरबाइन. Now we will talk about pressure compounding of impulse turbine. अब जैसे इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था वेलोसिटी कंपाउंडिंग ऑफ इम्पल्स टरबाइन, अब हम बात करेंगे प्रेशर कंपाउंडिंग. प्रेशर कंपाउंडिंग का मतलब जहाँ पर प्रेशर हम एक ही नोजल से ड्रॉप करते हैं तो उसे हम कई स्टेजेस में ड्रॉप कर सकते हैं. अब चूंकि यहाँ पर जो जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो, हमने इसको टू स्टेज में प्रेशर कंपाउंडिंग की. और टू स्टेज क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पर हमने नंबर ऑफ नोजल्स कितने ऐड किए, वन नोजल और एक टू नोजल. तो टू नोजल्स को हमने यहाँ पर ऐड किया, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं टू स्टेज प्रेशर कंपाउंडिंग फॉर इम्पल्स टरबाइन. ठीक है. और shows the pressure velocity diagram for the two stage pressure compounding impulse turbine, जैसे कि ये शो कर रखा हुआ है. उसके बाद in a two stage pressure compounded impulse turbine steam expand in a more than one sets of nozzle or each followed by moving blade. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस टू स्टेज प्रेशर कंपाउंडिंग इम्पल्स टरबाइन में क्या होता है कि यहाँ पर हमने टू नोजल्स को ऐड किया है. जैसे फर्स्ट नोजल ये है और सेकंड नोजल ये है. तो जो प्रेशर ड्रॉप एक नोजल में होता है तो उसको हमने एक नोजल के बजाय दो नोजल में प्रेशर का ड्रॉप किया है. ठीक है. तो कोई भी स्टीम है जो हाई प्रेशर बॉयलर से जो स्टीम प्रोड्यूस होती है वो नोजल की ओर इंटर करती है, तो नोजल क्या करता है, उसके प्रेशर को ड्रॉप करता है. यहाँ पर एकदम से प्रेशर को ड्रॉप करने के बजाय यहाँ से हम नंबर ऑफ स्टेजेस ऑफ नोजल से प्रेशर को ड्रॉप करेंगे. तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि जैसे स्टीम आती है नोजल के अंदर, तो नोजल का मेन काम क्या होता है कि स्टीम में जो प्रेशर है उसको ड्रॉप करता है. तो यहाँ पे इसने प्रेशर को ड्रॉप किया. ठीक है. देन इज फॉलोड बाय मूविंग ब्लेड, देन वो मूविंग ब्लेड की तरफ फॉलो करती है. और मूविंग ब्लेड में जैसे कि आप जानते हो कि इम्पल्स टरबाइन में मूविंग ब्लेड में प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. देन फिर वो नेक्स्ट नोजल की ओर मूव करेगी.
तो नेक्स्ट नोजल में मूव करने के बजाय उसके अंदर इंटर करने का जो स्टीम, तो यहाँ पर नोजल उसके प्रेशर को फिर से ड्रॉप कर देगा और फिर मूविंग ब्लेड में ये प्रेशर क्या रह जाएगा, कांस्टेंट। तो इस तरह इनलेट प्रेशर और यहाँ पे आप देख सकते हो आउटलेट प्रेशर। तो टोटल प्रेशर ड्रॉप इज डिवाइडेड इक्वली अमंग द नोजल स्टेज। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया, तो यहाँ पर जो टोटल प्रेशर ड्रॉप होगा वो हर एक नोजल में इक्वली डिवाइडेड होगा। और प्रेशर डिक्रीजेस ओनली इन द नोजल एंड रिमेन कांस्टेंट ओवर द मूविंग ब्लेड्स, हेंस इट इज एन इम्पल्स टरबाइन। तो बात करते हैं इसमें कि जैसे कि प्रेशर तो आपने नोजल में ड्रॉप कर लिया, अब उसके साथ नोजल एक काम और भी करता है कि अगर वो प्रेशर को ड्रॉप करता है तो वेलोसिटी वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर इस नोजल में वेलोसिटी इंक्रीज हुई, देन फिर मूविंग ब्लेड क्या करेगी, उस वेलोसिटी को कंज्यूम करेगी, तो फिर ये वेलोसिटी का ड्रॉप होगा। देन फर्दर फिर उस नोजल में जाएगा तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और मूविंग ब्लेड फिर से कंज्यूम करेगी और इस तरह ये आउट होगी। ठीक है। सो और उसके साथ ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि प्रेशर मूविंग ब्लेड में क्या रहेगा, इम्पल्स टरबाइन में हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। तो इस तरह हम इसकी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्शन टरबाइन। सो रिएक्शन टरबाइन क्या होता है उसे हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। If the inlet of the steam in the form of kinetic energy as well as pressure energy, then it is called as reaction turbine. So ऐसी टरबाइन जहाँ पे inlet of steam in the form of kinetic as well as pressure, ऐसी टरबाइन जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को तो कंज्यूम किया ही जाए, उसके साथ साथ में प्रेशर एनर्जी को भी कंज्यूम कर सके, उस तरह की टरबाइन को हम रिएक्शन टरबाइन कहेंगे। तो इससे पहले जस्ट मैंने इम्पल्स टरबाइन डिस्कस किया था। तो इम्पल्स टरबाइन में क्या था कि द इनलेट ऑफ द स्टीम इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ओनली। तो इम्पल्स टरबाइन में काइनेटिक एनर्जी को ही कंज्यूम किया जाता था, प्रेशर एनर्जी को कंज्यूम नहीं किया जाता था। लेकिन यहाँ पर हम इस टरबाइन की अगर बात करें, रिएक्शन टरबाइन, तो काइनेटिक एनर्जी को तो कंज्यूम किया ही जाएगा, साथ साथ में उसकी प्रेशर एनर्जी को भी कंज्यूम किया जाएगा। तो इस तरह के टरबाइन को क्या बोलेंगे हम, रिएक्शन टरबाइन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक रिएक्शन फोर्स यूज करेंगे। सो जैसे कि ये इमेज है, इस इमेज में आप देख सकते हो। ठीक है। तो ये इमेज है, ये एक्चुअल में हमारी टरबाइन है, रिएक्शन टरबाइन, और ये इसका एक एनालॉजी एग्जांपल है जिससे हम रिएक्शन फोर्स को समझ सकते हैं। अब रिएक्शन फोर्स क्या होता है, सब चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब रिएक्शन इज अ फोर्स produced when a fluid expelled from a body at high velocity, or according to this principle the body experience a force in the opposite direction of the fluid flow. So reaction force क्या होता है एक्चुअल में, अगर हम बात करें किसी फ्लूइड की, अब वो फ्लूइड हमारा वाटर हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, ठीक है, या कोई ऑयल हो सकता है। जब किसी नोजल से कोई फ्लूइड हाई वेलोसिटी के साथ बाहर निकले, तो फ्लूइड जब बाहर निकलेगा और उसके साथ साथ जिस वेलोसिटी से फ्लूइड बाहर निकलता है उसके अपोजिट में एक फोर्स इंड्यूस्ड होता है, उस फोर्स को हम रिएक्शन फोर्स कहेंगे। सो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अब कॉमन एग्जांपल की बात करें तो कॉमन एग्जांपल इंक्लूड अ लॉन स्प्रिंकलर। तो ये लॉन स्प्रिंकलर इसका बेस्ट एग्जांपल है, और कुछ एग्जांपल और भी हो सकते हैं, जस्ट लाइक अ रिकॉइल ऑफ ए गन एंड अ जेट प्लेन। ये रिएक्शन फोर्स पर वर्क करते हैं। अब अगर हम लॉन स्प्रिंकलर की बात करें, सो इन अ लॉन स्प्रिंकलर pressurized water exit through nozzle, creating a reaction force that cause the sprinkler to rotate. So देखो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है जिससे हम रिएक्शन फोर्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं फ्लूइड की, हम बात कर रहे हैं स्टीम की, बट इससे हम पहले इसको एक वाटर स्प्रिंकलर के एग्जांपल से समझ सकते हैं कि रिएक्शन फोर्स एक्चुअल में होता क्या है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये वाटर अंडर प्रेशर, ठीक है, जो वाटर है वो एक प्रेशर के साथ जो आ रहा है इस पाइप के थ्रू इंटर करता है। अब चूंकि यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ये वाटर जेट है, ये वाटर जेट है, एक जेट ये और एक जेट ये। तो एक हाई वेलोसिटी के साथ, मतलब एक हाई प्रेशर के साथ वाटर आता है इस जेट में। तो इस जेट के थ्रू क्या होता है, इस जेट के थ्रू ये होता है कि ये इसकी वेलोसिटी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है। तो एक वेलोसिटी से वाटर यहाँ पर बाहर निकलता है और एक वेलोसिटी से वाटर यहाँ से बाहर निकलता है। तो आप क्या देख रहे हो, जिस वेलोसिटी से वाटर बाहर निकलता है उसी के अगेंस्ट में एक रिएक्शन फोर्स एक्ट करता है। तो उस रिएक्शन फोर्स के कारण ये जो वाटर स्प्रिंकल है ये रोटेशन करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये रोटेशन करना स्टार्ट कर देगा। तो इसी रोटेशन फोर्स को बोलते हैं, किसके कारण ये रोटेट करना स्टार्ट करता है, रिएक्शन फोर्स के कारण। तो इस तरह से हम इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझ सकते हैं। नाउ सिमिलरली
इन अ रिएक्शन टरबाइन। अब हम बात करते हैं इसी तरह रिएक्शन टरबाइन की। अ हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम फ्रॉम स्टीम फ्लो थ्रू नोजल माउंटेड ऑन ए रोटर। अब देखो इस रोटर पे, अब जैसे रिएक्शन टरबाइन की बात कर रहे हैं, तो इस रिएक्शन टरबाइन में ये जो रोटर है उस रोटर के साथ अटैच्ड है नोजल्स। अब कितने नोजल्स हैं? 1 2 3 और 4। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं स्टीम टरबाइन की, तो जो हाई प्रेशर बॉयलर है उस हाई प्रेशर बॉयलर से जो स्टीम प्रोड्यूस हो रही है उस स्टीम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अब उस स्टीम का जो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो ये स्टीम क्या करती है, इस पाइप्स के थ्रू, इस ट्यूब्स के थ्रू अंदर जाती है, इंटर करती है। इंटर करने के बाद ये यहाँ पर एक मतलब कलेक्शन होने के बाद हर एक नोजल्स का जो अरेंजमेंट है, यहाँ नोजल के अरेंजमेंट के साथ इस नोजल में इंटर करेगी, इस नोजल में इंटर करेगी, इस नोजल में इंटर करेगी और इस नोजल में इंटर करेगी। तब नोजल का मेन काम तो आप जानते ही है कि ये प्रेशर को ड्रॉप करने के साथ उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर देता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वेलोसिटी जो स्टीम एग्जिट वाला एग्जिट कर रही है, इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी और इसकी भी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी। अब वेलोसिटी के कारण अब यहाँ पर जितने फोर्स से स्टीम बाहर निकल रही है उस फोर्स के अगेंस्ट में एक रिएक्शन फोर्स काम करेगा। तो इस रिएक्शन फोर्स के कारण ये जो रोटेशन है, जिस डायरेक्शन में स्टीम फ्लो कर रही है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटर का रोटेशन क्या होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जिससे रोटर क्या होगा, रोटेट करेगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो इन अ रिएक्शन टरबाइन हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम फ्लो थ्रू नोजल माउंटेड ऑन ए रोटर। नाउ एज द स्टीम एक्सपांड एंड लीव द नोजल, अब जब स्टीम नोजल से बाहर निकलती है, एक्सपांड होकर नोजल से बाहर निकलती है हाई स्पीड के साथ, सो अब बैकवर्ड थ्रस्ट मतलब जो रिएक्शन फोर्स वो प्रोड्यूस होगा। जैसे ही स्टीम बाहर निकलेगी तो रिएक्शन फोर्स या रिएक्शन थ्रस्ट या ये बोल सकते हैं कि बैकवर्ड थ्रस्ट प्रोड्यूस होगा, कॉजिंग द रोटर टू रोटेट अपोजिट इन द स्टीम फ्लो डायरेक्शन। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी बाहर निकलती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, एक फोर्स काम करेगा जिसको बोलेंगे रिएक्शन फोर्स। तो इस तरह हम रिएक्शन टरबाइन के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इन शॉर्ट यहाँ पे मैंने आपको जो डेफिनेशन में बताया था कि यहाँ पर वेलोसिटी का भी यूटिलाइज किया गया है, मतलब काइनेटिक एनर्जी को भी कंज्यूम किया गया है, और उसके साथ साथ में इस काइनेटिक एनर्जी के कारण जो एक रिएक्शन फोर्स लगता है उस रिएक्शन फोर्स के कारण ये रोटर क्या होता है, रोटेट होता है। तो कुछ मिला के बात करें तो काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज प्रेशर एनर्जी दोनों का क्या किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन टरबाइन का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर समझ में आ चुका है। अब रिएक्शन टरबाइन में जो टरबाइन है जिसको हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है पार्सन रिएक्शन टरबाइन। अब पार्सन रिएक्शन टरबाइन क्या होता है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अब प्योर रिएक्शन टरबाइन इज नॉट यूज इन प्रैक्टिस। अगर हम प्योर रिएक्शन टरबाइन की बात करें तो वो प्रैक्टिस में कभी यूज नहीं होती है। सो इन ए पार्सन रिएक्शन टरबाइन जिसको हम यूज करते हैं, पावर इज प्रोड्यूस बाय बोथ इम्पल्स एंड इनकमिंग ऑफ स्टीम एंड द रिएक्शन ऑफ आउटगोइंग स्टीम। सो यहाँ पर हम दोनों कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। दोनों कॉन्सेप्ट मतलब इम्पल्स का भी यूज़ करेंगे और रिएक्शन का भी यूज़ करेंगे कि जो स्टीम है वो इंटर करेगी ब्लेड्स पर, तो वहाँ पर एक इम्पल्स फोर्स काम करेगा और उसके साथ में जब स्टीम एग्जिट करेगी तो वहाँ पर एक रिएक्शन फोर्स काम करेगा और उसी के थ्रू हम उसका यूज़ करेंगे इस पूरी प्रोसेस में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये एक अरेंजमेंट है पेयरसन रिएक्शन टरबाइन का, जहाँ पर नोजल है, फिर एक आपकी फिक्स ब्लेड है, फिर मूविंग ब्लेड है, फिक्स ब्लेड है, मूविंग ब्लेड है, फिक्स ब्लेड है, मूविंग ब्लेड है। तो स्टीम इंटर करती, फिर यहाँ से इंटर करने के बाद फिक्स ब्लेड से होते हुए मूविंग ब्लेड, फिर फिक्स ब्लेड, फिर मूविंग ब्लेड, फिर फिक्स ब्लेड, फिर मूविंग ब्लेड और एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर हमने उसकी काइनेटिक एनर्जी का तो यूज़ करना ही करना है, उसके साथ साथ में उसकी प्रेशर एनर्जी का भी यूटिलाइज करना है। सो पियर्सन रिएक्शन टरबाइन कंसिस्ट ऑफ ए रोटर एंड केजिंग ऑफ वेरिंग डायमीटर। तो यहाँ पर हम रिएक्शन टरबाइन में क्या यूज़ करते हैं, एक तो रोटर का यूज़ करते हैं और उसके साथ में केजिंग ऑफ वेरिंग डायमीटर। केजिंग का मतलब इसके जो हाउसिंग होता है जो अलग अलग डायमीटर का हो सकता है, जो कि वेरी कर सकता है। उसके बाद एन इक्वल नंबर ऑफ फिक्स एंड मूविंग ब्लेड्स आर माउंटेड अल्टरनेटली ऑन द केजिंग एंड रोटर, जो कि मैं आपको अभी बता चुका हूँ। उसके बाद द ब्लेड्स आर कर्व, और इसके जो ब्लेड का जो शेप होता है वो कर्व टाइप का होता है, जो कि क्या होती है, अनसिमेट्रिकल होती है। ठीक है, ये एक जैसी नहीं होती है, थोड़ी सी जिगजैग में होती है एंड ओरिएंटेड इन अपोजिट डायरेक्शन, और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। फिक्स ब्लेड एक्ट एज ए नोजल। यहाँ पे अगर हम फिक्स ब्लेड की बात करें तो फिक्स ब्लेड एज ए नोजल का काम करता है। ठीक है, और कैजिंग स्टीम प्रेशर टू ड्रॉप एंड वेलोसिटी टू इंक्रीज, और नोजल का तो फंक्शन आपको पता ही है
कि वो क्या करता है, प्रेशर को ड्रॉप करने के साथ साथ वेलोसिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। उसके बाद मूविंग ब्लेड्स आर शेप टू प्रोड्यूस अ रिएक्शन फोर्स एज स्टीम लीव्स देम विथ सम प्रेशर ड्रॉप अक्यूरिंग इन द मूविंग ब्लेड एज वेल एज। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो मूविंग ब्लेड का जो शेप है वो कैसा होता है, इनसिमेट्रिकल होता है, और अनसिमेट्रिकल शेप होने के कारण तो मूविंग ब्लेड्स आर शेप टू प्रोड्यूस अ रिएक्शन फोर्स। तो अनसिमेट्रिक शेप होने के कारण एक रिएक्शन फोर्स क्रिएट करती है, और साथ में एज स्टीम लीव देम, जब उस ब्लेड से स्टीम बाहर निकलती है, सो विथ सम प्रेशर ड्रॉप, तो वहाँ पर क्या होता है, प्रेशर भी ड्रॉप होता है। ठीक है, तो जैसे हमने इम्पल्स टरबाइन में क्या देखा था कि जो मूविंग ब्लेड है वो प्रेशर को ड्रॉप नहीं करती है। ठीक है, उसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, बट यहाँ रिएक्शन टरबाइन में हम कहीं ना कहीं प्रेशर का भी यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि ये टरबाइन जो है उसमें क्या काइनेटिक एनर्जी को तो कंज्यूम किया ही जाता है, यहाँ पर प्रेशर एनर्जी को भी कंज्यूम किया जाता है। तो उस प्रिंसिपल के बिहार पर हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ हम प्रेशर एनर्जी को भी यूटिलाइज करते हैं। मीन्स जो ब्लेड्स है, मूविंग ब्लेड, वो प्रेशर को भी क्या करती है, ड्रॉप करती है। नाउ अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें तो वर्किंग, स्टीम फर्स्ट पासेस थ्रू द फिक्स ब्लेड। तो स्टीम जो है फर्स्ट इस फिक्स ब्लेड से पास होगी, जिसको बोलोगे आप F1 है। द हियर द ब्लेड चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ स्टीम, और ये जो ब्लेड है उसकी डायरेक्शन को क्या करेगी, चेंज करेगी। एंड द स्टीम एक्सपांड, और स्टीम क्या होगी, एक्सपांड होगी। सो इट्स प्रेशर डिक्रीज एंड वेलोसिटी इंक्रीज, जो कि नोजल का फंक्शन भी है, क्योंकि ये जो ब्लेड्स हैं वो एक तरह का नोजल का भी काम करेगी। तो ये क्या करेगी, प्रेशर को ड्रॉप करने के साथ उसकी वेलोसिटी को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। उसके बाद देन द स्टीम फ्लो ओवर द मूविंग ब्लेड, देन उसके बाद F1 से जाने के बाद ये मूविंग ब्लेड की ओर मूव करेगी। द मूविंग ब्लेड कन्वर्ट द स्टीम काइनेटिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, और जो उसकी स्टीम की जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसको मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करेगा। सो द स्टीम वेलोसिटी डिक्रीज। इन शॉर्ट कि मूविंग ब्लेड क्या करेगी, इसकी स्टीम की जो वेलोसिटी है उसको कंज्यूम करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइनली कहीं ना कहीं मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, क्योंकि ब्लेड्स क्या करेगी, रोटेशन करेगी। ठीक है, और उसके साथ साथ में उसकी वेलोसिटी को भी क्या करेगा, ये अगर काइनेटिक एनर्जी को कंज्यूम करेगा तो मूविंग ब्लेड उसकी वेलोसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। उसके बाद एट द सेम टाइम द स्टीम कंटिन्यूज टू एक्सपांड कॉजिंग अ फर्दर ड्रॉप इन द प्रेशर, और उसके बाद फिर दूसरे फिक्स ब्लेड F2 की ओर पास करेगी। तो यहाँ पर वापस से उसका क्या होगा, स्ट्रीम का एक्सपांड होगा और उसके प्रेशर में ड्रॉप होगा, और दिस एक्सपांशन क्रिएट ए रिएक्शन फोर्स, और यहाँ पर फिर वो क्या करेगा, रिएक्शन फोर्स क्रिएट करेगा किस पर, ब्लेड पर, और मेकिंग इट रोटेट। और उसके साथ जो हमारा क्या होगा, सांप का रोटेशन होगा। जिस डायरेक्शन में स्टीम का एक्शन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसका क्या होगा, रिएक्शन होगा। नाउ शोज द प्रेशर वेलोसिटी डायग्राम ऑफ पियर्सन रिएक्शन टरबाइन। सो एक इमेज ग्राफ है। अब इस इमेज ग्राफ से हम इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे। अब जैसे कि अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो ये जो अरेंजमेंट है जो हमारे मेन डायग्राम का, इस मेन डायग्राम में जो हमने फिक्स ब्लेड, मूविंग ब्लेड, फिक्स ब्लेड, मूविंग ब्लेड, फिक्स ब्लेड और मूविंग ब्लेड, और सेम टू सेम एज इट इज अरेंजमेंट हमने यहाँ पे इस ग्राफ में भी शो किया है। ये आपका फिक्स ब्लेड, देन मूविंग ब्लेड, फिक्स ब्लेड, मूविंग ब्लेड, फिक्स ब्लेड एंड मूविंग ब्लेड। अब इस ग्राफ में आप क्या देख पा रहे हो कि जो हाई प्रेशर बॉयलर से जो स्टीम निकलती है उसका प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। अब ये जो स्टीम है वो फिक्स ब्लेड की ओर मूव करती है, और फिक्स ब्लेड एक तरह से नोजल का काम करता है। और जैसा कि आप जानते हो कि नोजल का मेन काम क्या होता है, नोजल का मेन काम ये होता है कि वो स्टीम के प्रेशर को ड्रॉप करता है और उसकी वेलोसिटी को क्या करता है, मैक्सिमाइज करता है। सो ये F1 ब्लेड्स की ओर मूव करती है। सो जहाँ पर इसके प्रेशर को ड्रॉप किया जाता है, अब प्रेशर ड्रॉप होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओके, देन फिर ये स्टीम मूविंग ब्लेड की ओर एक्सपांड करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मूविंग ब्लेड की ओर उसकी स्टीम की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको कंज्यूम किया जाएगा। सो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसकी रिड्यूस होगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर जो मूविंग ब्लेड है ना, ये इसके प्रेशर को भी क्या करेगी, कंज्यूम करेगी, क्योंकि हमें रिएक्शन टरबाइन में एक रिएक्शन फोर्स इंड्यूस्ड होता है, वो ब्लेड के थ्रू ही होता है, क्योंकि ब्लेड का जो शेप होता है वो कैसा होता है, अनसिमेट्रिक होने के कारण। तो यहाँ पर एक प्रेशर का ड्रॉप होता है, तो ये मूविंग ब्लेड भी क्या करेगी, प्रेशर को ड्रॉप करेगी। ठीक है, देन फिर उसके बाद स्टीम मूविंग फिक्स ब्लेड में जाएगी। देन उसके बाद फिक्स ब्लेड में इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, वो मैक्सिमाइज होगी, और चूंकि ये फिक्स ब्लेड एज ए नोजल का काम करता है तो यहाँ पे इसके प्रेशर का ड्रॉप हुआ। ठीक है, देन उसके बाद फिर फाइनली ये
M2 मूविंग ब्लेड की ओर इंटर करेगी, जहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी को कंज्यूम किया जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी कंज्यूम होने के कारण इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। अब चूंकि इसके अनसिमेट्रिकल शेप होने के कारण एक रिएक्शन फोर्स इंड्यूस्ड होगा, तो कहीं ना कहीं इसकी प्रेशर में भी ड्रॉप होगा। नाउ अब ये F3 मीन्स फिक्स ब्लेड की ओर मूव होगा। देन उसके बाद अब चूंकि तो नोजल का काम करता है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमाइज होगी, और इसके प्रेशर को ये ड्रॉप किया जाएगा। देन उसके बाद फाइनली फिर स्टीम मूविंग ब्लेड M3 में जाएगा, जहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी को कंज्यूम किया जाएगा, जिससे इसकी वेलोसिटी में ड्रॉप होगा, और साथ साथ में इस मूविंग ब्लेड M3 से इसके प्रेशर का भी ड्रॉप होगा। तो इस तरह आप देख सकते हो कि इनलेट प्रेशर और एक होता है इनलेट वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा आपका आउटलेट वेलोसिटी, और एक हो जाएगा ये आउटलेट प्रेशर। तो इस तरह हम पियर्सन रिएक्शन टरबाइन के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कंपैरिजन बिटवीन इम्पल्स एंड रिएक्शन टरबाइन। अब अगर हम इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन में कंपैरिजन करें, तो क्या कंपैरिजन हमारा हो सकता है, तो उसको डिस्कस करेंगे। सो कंपैरिजन के कई क्राइटेरिया हैं, बेसिस। अब कौन कौन सी टरबाइन, जैसे कि इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन, तो किस बेसिस पर उसको कंपैरिजन करना है। तो पहला कंपैरिजन है उसका वर्किंग प्रिंसिपल। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वर्किंग प्रिंसिपल के बिहाफ पर, तो इम्पल्स टरबाइन में क्या होता है, वर्क ऑन इम्पल्स फोर्स ओनली। क्योंकि इम्पल्स टरबाइन क्या होता है, इफ द इनलेट ऑफ द स्टीम इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी देन इट इज कॉल्ड एज ए इम्पल्स टरबाइन। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को कंज्यूम किया जाता है, उस काइनेटिक एनर्जी के कंज्यूम होने के साथ एक ब्लेड पर इम्पल्स फोर्स एक्ट करता है। सो ये वर्क किस पे करती है, वर्क्स ऑन इम्पल्स फोर्स ओनली। और रिएक्शन टरबाइन की बात करेंगे, तो वर्क्स ऑन इम्पल्स एंड रिएक्शन फोर्सेस। तो यहाँ पर इस रिएक्शन टरबाइन में क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ एक प्रेशर एनर्जी को भी कंज्यूम किया जाता है। बट यहाँ पर जो अरेंजमेंट होगा या जो कॉन्सेप्ट होगा, वो दोनों प्रिंसिपल पर काम करेगा, इम्पल्स फोर्स पर भी काम करेगा, और उसके साथ साथ में रिएक्शन फोर्स पर भी काम करेगा। तो रिएक्शन टरबाइन क्या हो गई, वर्क ऑन इम्पल्स एंड रिएक्शन फोर्सेस। ओके, नाउ बेसिस ऑफ प्रेशर चेंजेस इन मूविंग ब्लेड। अब मूविंग ब्लेड में जो प्रेशर चेंज होता है, उसके बिहाफ में इम्पल्स में क्या होता है और रिएक्शन में क्या होता है। सो इम्पल्स में प्रेशर का कभी भी ड्रॉप नहीं होता है, ठीक है, लेकिन रिएक्शन टरबाइन में प्रेशर का ड्रॉप होता है। सो अगर मान लो इम्पल्स टरबाइन में जब स्टीम मूविंग ब्लेड की ओर इंटर करती है, तो वहाँ पे कोई भी प्रेशर का ड्रॉप नहीं होता है, लेकिन रिएक्शन टरबाइन में प्रेशर का ड्रॉप होगा, ठीक है। और स्टीम एक्सपांशन की बात करें, तो यहाँ पर क्या होगा, इम्पल्स टरबाइन में ओनली नोजल या फिक्स ब्लेड, ठीक है, बट यहाँ पर रिएक्शन टरबाइन में इन बोथ फिक्स एंड मूविंग ब्लेड, ठीक है, ठीक है। तो स्टीम का एक्सपांशन इसमें फिक्स ब्लेड में भी होगा और मूविंग ब्लेड में भी होगा। और अगर हम बात करें डिग्री ऑफ रिएक्शन, तो डिग्री ऑफ रिएक्शन यहाँ पर कितना होता है, 0। बट यहाँ पर रिएक्शन टरबाइन में जो डिग्री ऑफ रिएक्शन जो होगा ग्रेटर देन 0, 0 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। और ब्लेड शेप की बात करें, तो यहाँ पर सारी ब्लेड का जो साइज होता है, शेप होता है, वो एक जैसा होता है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये सिमेट्रिकल ब्लेड्स हैं। बट रिएक्शन टरबाइन में चूंकि एक रिएक्शन फोर्स क्रिएट होता है उसके अनसिमेट्रिकल एंड कर्व शेप के कारण, इसलिए इनके ब्लेड का शेप कैसा होगा, अनसिमेट्रिकल और कर्व शेप। और बात करें अगर इसकी बेसिस स्टीम वेलोसिटी और मूविंग ब्लेड्स, तो यहाँ पर स्टीम वेलोसिटी और मूविंग ब्लेड, जब स्टीम वेलोसिटी मूविंग ब्लेड्स पर जाती है तो नियरली क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। बट रिएक्शन टरबाइन में चेंजेस कंटिन्यूसली, ये कंटिन्यूसली क्या करती है, चेंज करती है। और बात करें केजिंग के बिहाफ पर, तो नो एयर टाइट, तो यहाँ पर कोई एयर टाइट नहीं होता है। बट रिएक्शन टरबाइन में एयर टाइट केजिंग रिक्वायर्ड। तो एयर टाइट केजिंग रिक्वायर्ड मतलब यहाँ पर जो केजिंग होगा उसमें एयर टाइट की जरूरत नहीं होगी, बट यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह से क्या होगा, एयर टाइट होना चाहिए। और एक्शियल थ्रस्ट की बात करें, तो यहाँ पर एक्शियल थ्रस्ट नेग्लिजिबल होगा, और यहाँ पर जो एक्शियल थ्रस्ट होगा कंसिडरेबल एक्शियल थ्रस्ट। तो यहाँ पर हम एक्शियल थ्रस्ट को कंसीडर करेंगे, क्योंकि रिएक्शन फोर्स के कारण ही रोटेशन क्या होता है, इसका रोटर का रोटेशन क्या होता है, उसके स्टीम के फ्लो के अगेंस्ट में क्या करता है, वो रोटेट करता है। तो यहाँ पर एक तरह से एक्शियल थ्रस्ट के कारण ही होगा, इसलिए हमको यहाँ पर इसको कंसीडर करना होता है। और बात करें एफिशिएंसी एट पार्ट लोड, तो इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, लोअर होती है, और इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, हायर होती है। और नंबर ऑफ स्टेजेस की बात करें, तो यूजुअली फीवर, तो इम्पल्स टरबाइन में जनरली इसकी कम जरूरत पड़ती है, हाँ, बट रिएक्शन टरबाइन में नंबर ऑफ स्टेजेस की जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, यूजेबल मोर। तो जब पर ज़्यादा यूज़ करते हैं वहाँ पर इसका यूज़ होता है। और एग्जाम्पल की बात करें, डी लेवल टरबाइन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इम्पल्स टरबाइन,
और पर्शन टरबाइन इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिएक्शन टरबाइन। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कंपैरिजन आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो।